आप गलती से गेम में एक ब्लैकस्मिथ एनपीसी बन जाते हैं और आप अपनी स्मिथी से बाहर भी नहीं जा सकते। लेकिन जल्द ही आपको एनपीसी होने के फायदे पता चल जाते हैं। हथियार और गियर बेचने से मिलने वाला सारा पैसा आपको तो मिलता ही है। साथ ही आप प्लेयर्स को परेशान करने के लिए बेहद मुश्किल क्वेस्ट्स भी दे सकते हैं। लेकिन जब प्लेयर्स आपको कमज़ोर समझते हैं, आप एक ही पंच में वर्ल्ड क्लास बॉस को मार गिराते हैं। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इस रेवोल्यूशनरी इमर्सिव वर्चुअल MMORPG के लॉन्च डे पर आपने अपने कैरेक्टर का नाम एक एनपीसी जैसा ही रख दिया था। आप रहस्यमयी तरीके से स्टार्टर विलेज के ब्लैकस्मिथ बन गए। अभी आप अपनी कैरेक्टर शीट को घूर रहे हैं, जहां हर स्टार्ट सिर्फ एक है और आप घबरा रहे हैं। तभी लोन वॉन्डरर नाम का एक प्लेयर आपके पास दौड़ कर आता है। हे, कोई क्वेस्ट है क्या? आप अपने सामने क्वेस्ट पैनल पर नज़र डालते हैं और रैंडमली एक चुन लेते हैं। जाओ, मेरे लिए 5 रैबिट पेल्स लेकर आओ। बस यही? लोन वॉन्डरर स्टैचू बन जाता है, सोचते हुए क्या बेसिक क्वेस्ट है। तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? ऐसा करते हैं, तुम जाकर विलेज चीफ को मार दो, मैं तुम्हें कुछ बढ़ा दूंगा। ये तो पागलपन है। लोन वॉन्डरर हैरान रह जाता है। स्टार्टर विलेज में इतनी इंटेंस शुरुआत, सीधे चीफ को ही मार दो। क्या आप एक एस रैंक क्वेस्ट जारी करना चाहते हैं? एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज के चीफ को खत्म करो। सिस्टम का प्रॉम्प्ट सुनकर आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है? मैं तो बस मजाक कर रहा था, भूल जाओ जो सुना। आप उस हैरान लोन वॉन्डरर को वहां से भेज देते हैं। तभी एक और प्लेयर दौड़ कर आता है, एक लकड़ी की तलवार खरीदने। आप आराम से एक उठाकर उसे दे देते हैं। तुरंत सिक्कों की आवाज़ आती है। आप देखते हैं कि आपकी पहले से खाली इन्वेंट्री में अब 30 कॉपर कॉइन्स हैं। हे भगवान, आप जानते हैं कि इस गेम में एक कॉपर कॉइन $1 के बराबर है। मैं अपने हथियार खरीदने के लिए इतने बेवकूफ़ कहाँ से लाऊंगा? आप दुकान के दरवाजे पर गहरी सोच में खड़े हैं जब आप चिंता कर रहे होते हैं। लोन वॉन्डरर, जिसने पहले क्वेस्ट लिया था, वापस आ जाता है। मास्टर मार्क, मैं वापस आ गया। ये रहे वो 5 रैबिट पेल्ट्स जो आपको चाहिए थे। आप उसे आराम से एक टूटी हुई लकड़ी की चड़ी दे देते हैं, जिसकी अटैक पावर सिर्फ 0.5% है। क्वेस्ट रिवॉर्ड के तौर पर क्वेस्ट रिवॉर्ड पाकर लोन वॉन्डरर बहुत खुश हो जाता है, खासकर उसकी ज़बरदस्त अटैक पावर से। मास्टर मार्क, आप ठीक नहीं लग रहे। क्या कोई बात परेशान कर रही है? चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। लोन वॉन्डरर को अब भी लगता है कि ये एनपीसी अजीब है। उसकी तारीफ करने से शायद कोई स्पेशल क्वेस्ट रिवॉर्ड मिल जाए। आपकी आंखें इधर उधर घूमती हैं और आप शांति से कहते हैं, क्या है ना, मेरी दुकान का काम आजकल ठीक नहीं चल रहा। देखो, ये सारे बढ़िया इक्विपमेंट जो मैं बेच नहीं पा रहा, ये मुझे मारे जा रहा है। सामने वाला हकलाते हुए कहता है, आपके हथियार ठीक हैं, बस वो बहुत महंगे हैं। ये सुनकर आप रुक जाते हैं। मैंने तो बस 10 गुना महंगा किया है। इस गांव को देखो, तुम्हें इससे बेहतर हथियार और कहाँ मिलेंगे? सिर्फ 30 कॉपर और तुम शिकायत कर रहे हो। इस खौफनाक अटैक पावर को देखो। जैसे ही वो खरीदने में हिचकिचाता है, आप कहते हैं, बस जाओ, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है। किस्मत सुनकर उसे लगता है कि उसने एक हिडन क्वेस्ट ट्रिगर कर दिया है और कहता है कि वो 30 कॉपर देने को तैयार है। जाहिर है, आपको लगता है कि ये काफी नहीं है। आखिरकार एक मुर्गी फंसाने के बाद आप इतने कम में कैसे मान सकते हैं? एक काम करते हैं, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें 10 बेच दूंगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यह है। मैं तुम्हें एक राज भी बताऊंगा। उसके पे करने के बाद आप अंदर ही अंदर झूम उठते हैं। आप क्वेस्ट इंटरफेस खोलते हैं और सफलतापूर्वक एक स्पेशल क्वेस्ट जारी करते हैं। खतरनाक खरगोश, 300 खरगोशों को हराओ। क्वेस्ट रिवॉर्ड 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। 300? ये कोई आम जंगली खरगोश नहीं है, वो एक इंसान से आधे लंबे हैं। आप उसे फिर से हिचकिचाते हुए देखते हैं। आप तुरंत उसे जोश दिलाते हैं, ये कहकर कि इसके बाद और भी कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। तो वो खुशी से खरगोशों को मारने के लिए भाग जाता है। आप सोचते हैं कि आप एक ब्लैकस्मिथ हैं, तो आपको इक्विपमेंट बनाना आना चाहिए। आप आराम से एक लकड़ी की छड़ी उठाते हैं और उस पर हथौड़ा मारते हैं। क्राफ्टिंग सफल, एक्सपीरियंस मिला। हैरानी की बात है, ये इतना आसान है। आप 5 मिनट के अंदर स्टिक के स्टैट्स को आराम से बदल सकते हैं। आप अटैक पावर को 10 पॉइंट्स तक मैक्स कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद टूटी हुई छड़ी एक खटक लकड़ी की रॉड में बदल जाती है, जिसकी अटैक पावर पूरे 10 है। हालांकि उसकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 1 पॉइंट है। अगर कोई नॉर्मल प्लेयर ऐसी सैकड़ों छड़ियां ले जाए तो वो गेम की शुरुआत में बिल्कुल अमर हो जाएगा। मैं इतनी पावरफुल छड़ी के लिए सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन ले रहा हूँ। सस्ता सौदा है ये।
तभी एक और प्लेयर आता है। वो आपकी छड़ी के जबरदस्त स्टैट्स देखता है और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। आप उसका हाथ छटक देते हैं। खरीदना नहीं है तो हाथ मत लगाओ, ये पूरे एक सिल्वर कॉइन की है और इसकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 1 पॉइंट है। अगर तुमने इसे घिस दिया तो मुझे पैसे कौन देगा? वो स्टैचू बन जाता है, सोचते हुए ये ब्लैकस्मिथ अजीब है, कहीं ये कोई हिडन क्वेस्ट तो नहीं? अमीर बाप का बेटा होने के नाते उसके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो शान से अपना हाथ हिलाता है। बस 1 सिल्वर कॉइन, जितनी भी हैं मैं सब ले लूंगा। हे भगवान, ये तो वेल है। हालांकि आप अंदर से बहुत खुश हैं, आप चेहरे पर गंभीरता बनाए रखते हैं। टोटल 40 हैं, 40 सिल्वर कॉइन्स लगेंगे। वो बिना हिचकिचाए पैसे दे देता है। वो ये तक पूछता है कि जाने से पहले और स्टॉक कब आएगा? आप उससे कहते हैं कि ये बनाना बहुत मुश्किल और दुर्लभ है, लेकिन असल में आप एक हथौड़े से एक बना सकते हैं। जैसे ही आप इक्विपमेंट बनाने में लगे होते हैं, वो लड़का जिसने अभी आपसे छड़ियां खरीदी थी, वो अपनी टीम को एक बॉस से लड़ने के लिए इकट्ठा कर रहा होता है। फर्स्ट किल के लिए जा रहे हैं। अचानक एक सिस्टम अनाउंसमेंट गूंजती है। बधाई हो, एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज के प्लेयर डस्क प्लेट की टीम को रीजन के लेवल 3 बॉस सिल्वर फैंग वुल्फ लॉट का फर्स्ट किल हासिल करने के लिए। टीम के सभी मेंबर्स को 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। डस्क, ब्लेड, ये वही लड़का नहीं जिसने अभी चड़ियां खरीदी थी? आपको थका हुआ महसूस होता है और ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे। सभी प्लेयर्स ध्यान दें, अब शाम के 5 बज चुके हैं। सभी दुकानें आज के लिए बंद हो गई हैं। ये क्या है? इस गेम में एनपीसीज शाम 5 बजे काम से छुट्टी ले लेते हैं। ये एनपीसीज तो मुझसे भी पहले काम से निकल जाते हैं। सभी गांव वाले ध्यान दें, मैं एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज का चीफ हूं। आने जाने पर लगी पाबंदी अब हटा दी गई है। सभी गांव वाले कृपया मेरे घर पर आ जाएं। रॉस की समरी मीटिंग के लिए काम से छुट्टी लो, फिर मीटिंग में जाओ। ये ठीक है, मुझे पता था कि ये इतना अच्छा नहीं हो सकता। रास्ते में आपकी मुलाकात एक दूसरी एनपीसी रोज़ा से होती है और आप हैरान होते हैं कि गेम के एनपीसीज कितने डिटेल्ड हैं। चीफ के घर पहुंचकर आपको थोड़ी जलन होती है। इस चीफ ने काफ़ी माल बनाया है। हम दोनों स्टार्टर विलेज में हैं, इसकी जगह इतनी शानदार क्यों है? चीफ सामने खड़े होकर बकबक करता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स को स्पिरिट एनर्जी कहते हैं। ईवी, जो टेलर की दुकान की मालिक है, सबसे पहले रिपोर्ट करती है, मैंने आज 97,550 स्पिरिट एनर्जी बांटी। दुकान से कमाई 13 सिल्वर और 40 कॉपर हुई, जैसा तय हुआ था। आधा गांव के विकास में जाएगा। ये रहे 6 सिल्वर और 70 कॉपर। ये सुनकर कि आपको आधा देना पड़ेगा, आप घबरा जाते हैं। आपने पहले ही अपने सिल्वर कॉइन्स बेचकर उन्हें $4,000 में बदल लिया है, लेकिन आपको 20 से ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स जमा करने हैं। चीफ साफ तौर पर नाखुश है और टेलर से दाम कम करने को कहता है। अचानक वो तुरंत विरोध करती है, मैं नहीं कर सकती। मजदूरी के बाद मुश्किल से ही कोई मुनाफा बचता है। ठीक है, ठीक है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। इससे आप समझ जाते हैं कि चीफ के पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। सब बारी बारी से रिपोर्ट करते हैं और आखिर में आपकी बारी आती है। आप घबराते हुए कहते हैं, मैंने आज 98,810 स्पिरिट एनर्जी बांटी, दुकान से कमाई 1 सिल्वर और 20 कॉपर। सब आपको हैरानी से घूरने लगते हैं। तुमने पूरे दिन में बस इतना ही कमाया? आपने पूरी तरह से हार मान ली है। आप वैसे भी इतना नहीं दे सकते। इससे अच्छा तो कोई भी नंबर बोल दो। चीफ आएं भरता है। तुम्हारी समस्या भी ईवी जैसी ही है। तुम्हारे दाम बहुत ज़्यादा हैं और तुम क्वेस्ट रिवॉर्ड्स में बेसिक हथियार दे रहे हो। वापस जाकर दाम कम करने के बारे में सोचो। 1 पैसा भी कम नहीं कर सकता। मुझे रिपोर्ट पूरी करने दो। अजीब बात है, कोई भी आपकी कमाई के आंकड़ों पर सवाल नहीं उठाता। लगता है आप कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मीटिंग के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। स्मिथी में वापस आकर आप लॉग ऑफ करते हैं। अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। आपको सबसे पहले भूख, चक्कर और कमजोरी महसूस होती है। ये अजीब है। समय के हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे खेला हूँ। क्या ये गेम इतनी स्टैमिना खाता है? आप अपना फ़ोन निकालकर ऑफिशियल गेम फोरम चेक करते हैं और देखते हैं कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। सब कहते हैं कि गेम खेलने से उनका शरीर और स्वस्थ हो जाता है। आप गेम का प्रमोशनल पेज खोलते हैं और एक छोटी सी लाइन पर ध्यान देते हैं। गेम में आपके एट्रीब्यूट्स आपके असली शरीर पर भी असर डालेंगे। गेम के स्टैट्स असली शरीर पर असर डाल रहे हैं। ये तो कमाल है, लेकिन अभी आपको बस चिल्लाने का मन कर रहा है। नॉर्मल प्लेयर्स की कैरेक्टर शीट 100 हेल्थ पॉइंट से शुरू होती है, लेकिन एक एनपीसी होने के नाते आपके पास सिर्फ 1 पॉइंट है।
अब सबसे ज़रूरी काम है गेम में वापस जाना और अपने स्टैट्स बढ़ाना। आप वापस लॉगिन करके चेक करते हैं। एक्सपीरियंस बार अभी भी 47% पर है। खुशकिस्मती से शुरुआत में लेवल अप करना आसान है। आप स्टोरेज से 100 लकड़ी की चिड़िया निकालते हैं, अपना हथौड़ा पकड़ते हैं और उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा के बाद एक्सपीरियंस बार पूरा भर जाता है। बधाई हो, आपने लेवल अप कर लिया है। आपको 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। आप सारे पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं। आखिरकार एक हेल्थ पॉइंट से 101 पर पहुंच गए। अब जान का खतरा नहीं होना चाहिए। फिर आपकी कैरेक्टर में गड़बड़ी पाई गई है। सिस्टम जांच कर रहा है। कृपया इंतजार करें। आपकी कैरेक्टर में क्रिएशन के दौरान गड़बड़ियों के कारण सिस्टम रिव्यू के बाद आपको 2 विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प, इस कैरेक्टर को डिलीट कर दें, आपको एक नया कैरेक्टर बनाने का मौका मिलेगा। दूसरा विकल्प, इस कैरेक्टर के साथ खेलना जारी रखें, लेकिन इसके आने जाने की पाबंदियों को देखते हुए सिस्टम आपको 2 मुआवजे देगा। आप बिना सोचे दूसरा विकल्प चुनते हैं। 1. प्लेयर बनने से बेहतर है एक खास एनपीसी बनना। बधाई हो, प्लेयर मार्क स्टोन आपका स्पेशल क्लास कन्वर्जन सफल रहा। मुआवजा 1, आने जाने की पाबंदियां हटा दी गई हैं, आप किसी भी एरिया में घूम सकते हैं। मुआवजा 2, हम आपको एक शॉप असिस्टेंट देंगे ताकि जब आप बाहर हों तो दुकान का काम ठीक से चलता रहे। सिस्टम से मिला शॉप असिस्टेंट आपके मेल बॉक्स में है। आप उसे अपनी तरह दिखने के लिए सेट करते हैं और फिलहाल के लिए वेयरहाउस में रख देते हैं। अब आपकी हेल्थ एक नए प्लेयर के बराबर है। बेहतर है कि जल्दी से और लेवल अप कर लिया जाए। आप और 100 घटक लकड़ी की रॉड्स बनाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बार सिर्फ चौथाई ही भरता है। बहुत धीरे है। आप कई मटेरियल्स को मिलाकर क्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं। स्कल क्रशर हैमर, क्राफ्टिंग सफल। अटैक पावर 10 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है और ड्यूरेबिलिटी भी 100 पॉइंट्स है। आप इस गधा की कीमत, जो 100 कॉपर की है, 25 सिल्वर कॉइन्स रखते हैं। ये तो लूट है। आप सफलतापूर्वक 5 और बनाते हैं, जिससे आपका लेवल 3 हो जाता है। इस बार आप दूसरे बेस स्टैट्स बढ़ाने का फैसला करते हैं। आखिरकार आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। इस बार काफी बेहतर लग रहा है। आप फोरम चेक करते हैं। कुछ और खबरों के लिए अचानक आपको एक बड़ा सा टाइटल दिखता है, हिडन क्वेस्ट गाइड। शायद इसे खोजने वाला पहला शख्स। पोस्टर की आईडी है लोन वॉन्डरर। ये वही लड़का नहीं है जिसे मैंने 300 खरगोश मारने के लिए बेवकूफ़ बनाया था। देखता हूं ये बच्चा मेरी पीठ पीछे क्या कह रहा है। मुझे एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज के ब्लैकस्मिथ मार्क से एक हिडन क्वेस्ट मिला। रात भर की कड़ी लड़ाई के बाद मैंने सफलतापूर्वक 300 खरगोशों को मार दिया। ब्लैकस्मिथ मार्क ने क्वेस्ट देने से पहले मुझे 10 हथियार खरीदवाए। पहले तो मुझे लगा कि ये एनपीसी मुझे ठग रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं गलत था। इन 10 हथियारों की ड्यूरेबिलिटी ठीक 300 खरगोशों को मारने के लिए काफ़ी थी। इसका मतलब ब्लैकस्मिथ मार्क ने ये शुरू से ही कैलकुलेट कर लिया था। जैसे ही मैंने आखिरी खरगोश को मारा, एक बोलने वाला खरगोश अचानक आ गया और उसने एक क्वेस्ट दिया कि मैं पता लगाऊं कि उनकी ब्लैकस्मिथ मार्क से क्या दुश्मनी है। भाइयों, क्या किसी ने किसी जंगली मॉन्स्टर को प्लेयर्स को क्वेस्ट देते देखा है? ये मुझसे जवाब मांग रहा है। मैं तो बस उसके लिए चीज़ें मुश्किल करना चाहता था। खैर, जो भी हो, मैं इसे कल निपटूंगा। अगले दिन जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आप देखते हैं कि बाहर शोर हो रहा है। दरवाज़ा खोलने पर आपको लोन वॉन्डरर जोश में चिल्लाते हुए दिखता है। क्या तुम्हें इतनी सुबह यहाँ आने की ज़रूरत थी? आपके बोलने से पहले ही प्लेयर्स की भीड़ दुकान में घुस जाती है। आपने सोचा नहीं था कि कल की पोस्ट इतने सारे लोगों को खींच लेगी। छोड़ो उन्हें, तुम यहाँ क्वेस्ट पूरा करने आए हो ना? हाँ, हो गया मास्टर मार्क। कल जब मैं गांव के बाहर खरगोशों का शिकार कर रहा था, एक बोलने वाला खरगोश अचानक पास आया। था है ना? आप आराम से क्वेस्ट कंफर्मेशन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि लोन वॉन्डरर सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। सीधे लेवल 5 से लेवल 7 पर पहुंच गया। लोन वॉन्डरर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। आप एक रहस्यमयी अंदाज अपनाते हैं। वो खरगोश बहुत चालाक हैं। उन्होंने जो क्वेस्ट तुम्हें दिया है वो तो बस पहला कदम है। आखिर में वो तुमसे गांव वालों और तुम्हारे जैसे लोगों को मरवाएंगे ताकि वो एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज पर कब्जा कर सकें। तुम नहीं चाहोगे कि आने वाले ट्रैवलर्स एक ऐसी जगह पर स्पॉन हो जहां खरगोश मॉन्स्टर्स का राज हो। इंसानियत की खातिर इसे छोड़ दो। लोन वॉन्डरर के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसके पीछे खड़े प्लेयर्स भी उतने ही हैरान दिखते हैं। किसे पता था कि एक मामूली स्टार्टर विलेज में इतना डरावना क्वेस्ट भी हो सकता है। लेकिन ये क्वेस्ट आसानी से नहीं मिला था। अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी भरपाई ज़रूर करूँगा। यहाँ देखो, एक शानदार अंदाज में आप इटर्नल ओथ निकालते हैं।
ये वो अल्टीमेट हथियार है जिसे आपने एक तलवार और धनुष को एक साथ 18 बार पीटकर बनाया है। अटैक पावर 0.1%। स्पेशल इफेक्ट, इसे पहनने से अटैक 100% कम हो जाता है। ये हथियार भी है? ये कैसी बेकार चीज है, बिल्कुल कचरा। लोन वॉन्डरर स्टैचू बन जाता है। सच कहूं तो पहली नजर में ये हथियार कचरा है, दूसरी नजर में अब भी कचरा। अटैक पावर तो बिल्कुल भी नहीं है और इसकी कीमत 99 गोल्ड, 99 सिल्वर, 99 कॉपर। डिस्क्रिप्शन, इसे पहनने से दो लोगों के बीच कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ प्यार होगा। क्या ये मेरे लिए तोहफा है? अच्छा ठीक है, मैं इसे यादगार के तौर पर रख लूंगा। वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला होता है, आप उसका हाथ झटक देते हैं। हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है। लेकिन मैं तुम्हें हथियार नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये कूपन दे रहा हूं। इस कूपन से तुम इसे 99 सिल्वर और 99 कॉपर में खरीद सकते हो। तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए। क्या ये कूपन दोबारा बेचा जा सकता है? आप ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि ये डस्क ब्लेड है जिसने फर्स्ट किल किया था। हाँ बिल्कुल, हालांकि ये हथियार उतना अच्छा नहीं है, ये गर्लफ्रेंड के लिए एक अच्छा तोहफा होगा। मैं ये कूपन 10 सिल्वर में खरीदूंगा। तभी आयरन माउंटेन नाम का एक 2 मीटर लंबा आदमी मुस्कुराते हुए बीच में कूद जाता है। वो कहता है, मैं 15 सिल्वर दूंगा। डस्क ब्लेड भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों बोली लगाना शुरू कर देते हैं। वो 80 सिल्वर तक बोली लगाते हैं। लोन वॉन्डरर का चेहरा मुस्कुराहट से फटने वाला है। ये तो मुफ्त का पैसा है। तभी वो देखता है कि आप आंखें बंद करके बैठे हैं, बिल्कुल बेपरवाह। लेकिन वो ये नहीं जानता कि आप चुपके से स्कल क्रशर हैमर की कीमत बदल रहे हैं। हम बाहर हैं। डस्क ब्लेड गुस्से से नाक से कोड़ता है और अपनी टीम के साथ चला जाता है। आयरन माउंटेन पीछे से उन पर ताना मारता है, फिर लोन वॉन्डरर के हाथ में 80 सिल्वर थमा देता है। मास्टर, ये रहा कूपन। तो सबके सामने आप 99 गोल्ड मिटा देते हैं और आयरन माउंटेन को ट्रेड के लिए बुलाते हैं। आयरन माउंटेन और डस्क प्लेट दोनों हैरान रह जाते हैं। आप उन दोनों हैरान प्लेयर्स को नज़रअंदाज करते हैं और स्कल क्रशर हैमर को डिस्प्ले करते हैं, जिसकी कीमत अब 30 सिल्वर है। सब चिल्ला उठते हैं, ये हथियार तो ज़बरदस्त है। ये जल्दी से बिक जाता है। आप अपनी थैली में 3 चमकदार सोने के सिक्के और सिल्वर और कॉपर के सिक्कों की ढेर को देखते हैं। आप बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाते हैं। आप 100 से ज़्यादा घटक लकड़ी की रॉड्स निकालते हैं। स्टोरेज में से हर एक की कीमत 1 सिल्वर कॉइन है। आपके आसपास के लोग पागलपन से चिल्ला रहे हैं। जल्द ही स्कैल्पर्स भी आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दुकान शांत हो जाती है। आप देखते हैं कि लोन वॉन्डरर अभी भी दुकान में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको कुछ और काम करवाना है? आप एक पल के लिए सोचते हैं और उसका इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। पहले जाकर मेरे लिए 300 आयरन और इकट्ठा करो। आप जल्दी से क्वेस्ट बनाते हैं और उसे दे देते हैं, तो लोन वॉन्डरर खुशी से माइनिंग करने के लिए भाग जाता है। आपका ब्लैकस्मिथ लेवल अब 3 है। आप स्किल पैनल चेक करते हैं और एक साथ 2 आइटम्स क्राफ्ट करना और इक्विपमेंट एनहांसमेंट सेलेक्ट करते हैं। एनहांसमेंट तो साफ है, अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। भला गेम में कोई एनहांसमेंट कैसे फेल कर सकता है? आप पहले एनहांसमेंट टेस्ट करने का फैसला करते हैं, आराम से घटक लकड़ी की रॉड बनाकर। आप एनहांसमेंट पैनल खोलते हैं और देखते हैं कि आपको एक और रॉड की ज़रूरत है। हथौड़ा गिरता है। घटक लकड़ी की रॉड +1। अटैक सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ा। आप +5 तक एनहांस करते रहते हैं। अटैक 25 तक पहुंच जाता है। लगातार 5 बार सफल। ये तो बहुत आसान है। आप फिर से हथौड़ा घुमाते हैं। इस बार वो टूट जाता है। डैम, पूरी तरह से गया, कुछ भी वापस नहीं मिला। आप एक्सपीरियंस बार चेक करते हैं, फिर से लेवल अप होने वाला है। एनहांसमेंट से अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। स्मिथी तुरंत जोरों से हथौड़े पीटने की आवाज से भर जाती है। इस बीच लोन वॉन्डरर, जिसे आपने आयरन और माइन करने भेजा था, का दिमाग खराब होने वाला है। ये चीज इतनी भारी है और बैग में इतनी जगह लेती है। क्वेस्ट देते वक्त आपने जाहिर है ये नहीं सोचा था। आम प्लेयर्स के विपरीत आपके बैग की वेट कैपेसिटी अनलिमिटेड। बधाई हो, प्लेयर मार्क स्टोन आपका लेवल अप हो गया है। आपको एक स्किल पॉइंट मिला है। आप उसे 100 में से एक इक्विपमेंट मास्टरवर्क होना ही चाहिए में डाल देते हैं। इस बीच स्टार्टर विलेज में अफरा तफरी मच गई है। पता चलता है कि डस्क ब्लेड और आयरन माउंटेन एक बॉस के लिए लड़ रहे हैं। हालात बिल्कुल बेकाबू हैं। मैं एक माइनर हूँ, मेरी माइनिंग स्किल्स तगड़ी हैं। लोन वॉन्डरर खुशी से स्टार्टर विलेज की तरफ वापस जाता है। मास्टर मार्क, मैंने आपका क्वेस्ट पूरा कर दिया। ये रहे 300 आयरन और। आप देखने के लिए मुड़ते हैं।
असल में ये क्वेस्ट देने के बाद आपको समस्या का एहसास होता है। आम प्लेयर्स 20 या 30 ओवर के साथ मुश्किल से ही हिल पाते हैं। फिर भी वो असल में सब एक साथ वापस ले आया। मास्टर मार्क, आपने तो ये राज छिपा कर रखा था। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं इतना सारा आयरन और कैसे ले जाऊंगा। आखिर में जब मैं ओर से दब गया था और रेंग भी नहीं पा रहा था, मुझे एक आइटम मिला। मेहनत का इनाम, अनलिमिटेड वेट कैपेसिटी, 30 बैग स्लॉट्स। मेहनत का इनाम। कैसी किस्मत है इस लड़के की। लोन वॉन्डरर को भेजने के बाद आप काम से छुट्टी लेते हैं, फिर स्टोरेज से शॉप असिस्टेंट को निकालते हैं, उसके फीचर्स चेक करते हैं। अपग्रेड करने के लिए 10,000 एक्सपीरियंस चाहिए। आप टेस्ट करने के लिए मटेरियल्स लाते हैं। क्राफ्टिंग टाइम 30 सेकेंड्स। शॉप असिस्टेंट को 1 एक्सपीरियंस मिलता है। फिलहाल के लिए काम चल जाएगा। आप ऑटो क्राफ्ट की क्वांटिटी सेट करते हैं। आप दुकान बंद करके स्टार्टर विलेज की मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। आज की मीटिंग बेहद छोटी है। चीफ रोजा से हमेशा की तरह कमाई रिपोर्ट करवाता है। फिर तुम्हारी बारी है मार्क, आज चीजें कैसी रहीं? फिर से पैसे देने का समय आ गया। हालांकि आप इससे नाखुश हैं, आप फिर भी अपनी इन्वेंट्री से पैसों का एक बैग निकालते हैं। आज पूरे 1 लाख स्पिरिट एनर्जी इस्तेमाल हो गए। दुकान ने 42 सिल्वर और 40 कॉपर कमाए। ये रहे 21 सिल्वर और 20 कॉपर। आप पैसों को आगे बढ़ा देते हैं। कोई चारा नहीं है। आज दुकान पर इतने सारे लोगों के होते हुए सिर्फ कुछ दर्जन कॉपर देना साफ तौर पर गलत लगता। मीटिंग खत्म होने के बाद आप स्मिथी वापस आते हैं और बेडरूम में जाते हैं। आप तुरंत लॉग ऑफ कर देते हैं। गेम पॉड से बाहर निकलकर आप अंगड़ाई लेते हैं। आप 10 घंटे से ज्यादा से खेल रहे हैं। लेकिन आप अब भी काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप अपने फोन के मैसेजेस चेक करते हैं। आज 4 गोल्ड कॉइन्स बेचे गए। फीस के बाद $47,000 से ज्यादा जमा हुए। आपका बैंक बैलेंस अब $1,20,000 से ज्यादा हो गया है। किसी ऐसे इंसान के लिए जो गेम में ग्राइंड करके पैसे कमाता है, ये बहुत बड़ी बात है। इन 2 दिनों की कमाई के हिसाब से 1 या 2 महीने मेहनत करो और आप शायद सिल्वर मेपल सिटी में एक घर खरीद सकते हैं। अगले दिन जब आप दुकान खोलते हैं, आप जानते हैं कि आज का दिन भी व्यस्त रहेगा। बाहर शांति से लाइन में इंतजार करने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। क्योंकि पीछे सभी लड़ रहे हैं। कल के मुकाबले आज की लड़ाइयां और भी ज्यादा घमासान लग रही हैं। आयरन माउंटेन और डस्क ब्लेड रिस्पॉन एरिया में खड़े हैं। वो आधे घंटे से ऑनलाइन है, लेकिन बाहर बहुत से लोग उन्हें देख रहे हैं। वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। जब 2 बिल्लियां लड़ती हैं तो बंदर को फायदा होता है। हम 1 दिन और 1 रात से लड़ रहे हैं। आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। हम लड़ाई रोक सकते हैं, लेकिन हमें कुछ सीमाएं तय करनी होंगी। डस्क ब्लेड को मैसेज मिलता है, वो भी एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज के प्लेयर्स के बीच मुस्कुराता है। पहली बड़ी लड़ाई खत्म होती है। इसके बाद शॉपिंग की धूम मच जाती है। मास्टर मार्क, आपके पास और क्या है? तुम देर से आए हो, बस यही बचा है। आप आराम से 28 पत्थर के हथियार निकालते हैं। ठीक है, हम सब ले लेंगे। दोनों एक साथ कहते हैं और साथ ही ट्रेड रिक्वेस्ट्स भेजते हैं। हर एक 50 कॉपर का सही दाम है। आप हथियारों को 2 हिस्सों में बांटकर उन्हें दे देते हैं। अब आती है असली चीज। उनके जाने से पहले आप जल्दी से 10 पत्थर के हथियार स्टोरेज से निकालते हैं। पहले के विपरीत इस बैच में +5 एनहांस किए हुए हथियार हैं। हे भगवान, ये तो एनहांस्ड इक्विपमेंट हैं। दाम भी सही है, हर एक 30 सिल्वर का। दोनों तुरंत उन्हें खरीद लेते हैं। दुकान में वापस मुड़कर आप नए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं। ब्लैकस्मिथ लेवल 5 तक पहुंच गया है। आप आखिरकार कुछ सिंपल आर्मर बना सकते हैं। 2 मिनट बाद अपने सामने बदसूरत लोहे की बाल्टी को देखकर आप गहरी सोच में डूब जाते हैं। डिफेंस प्लस कॉन्स्टिट्यूशन 3, ड्यूरेबिलिटी 500, इक्विपमेंट लेवल 5, कुछ खास नहीं। छेदों वाली बाल्टी का डिफेंस काफी ज्यादा तो है, लेकिन ये आपकी उम्मीदों से बहुत दूर है। बेचने के लिए कोई खास बात नहीं है। जब आप अपना दिमाग दौड़ा रहे होते हैं तो आपकी आंखें अचानक चमक उठती हैं। सुंदरता ही सब कुछ है। अगर आप इस चीज को अच्छा दिखने वाला बना सकें तो दाम दुगना करना बिल्कुल आम बात होगी। ठीक इसी वक्त डस्क ब्लेड और डॉन लाइट स्टार्टर विलेज में एंटर करते हैं। ग्रे आइटम्स कुछ कॉपर के होते हैं, उन्हें उठाने की जरूरत नहीं है। जहां बचाना चाहिए वहां बचाओ, जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च करो। देखो, मैं जो पैसे आराम से उठा लेती हूं वो चीजें खरीदने के लिए काफी हैं। डस्क देखो। डस्क ब्लेड पास जाकर देखता है। एक चांदी का मास्क धातु की चमक से चमक रहा है, जिस पर कांटों के पैटर्न बने हैं, जो पूरे मास्क को एक जंगली और टूटा हुआ सा एहसास दे रहे हैं। स्टैट्स और कीमत देखकर डस्क ब्लेड हैरान रह जाता है।
स्टैट्स ठीक ठाक हैं, लेकिन एक गोल्ड कॉइन, ये तो लूट है। ये असल में वही बाल्टी वाला मास्क था जिसे सुंदरता ही सब कुछ है का इस्तेमाल करके बदला गया था। स्टैट्स असल में गिर गए थे, लेकिन आप नतीजे से संतुष्ट हैं। हनी, एक गोल्ड बहुत महंगा है। बात पूरी करने से पहले उसकी नज़र उसके सर पर एक चमकदार धातु के मुकुट पर पड़ती है। क्राउन ऑफ डेब्रेक, सिर्फ वॉरलॉक के लिए। एक गोल्ड में काफी सस्ता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था वो कचरा क्यों उठाना, शिकायत करना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए मास्क भी खरीद लिया है। डस्क ब्लेड एक फीकी मुस्कान के साथ मास्क ले लेता है। कैसे न कैसे 2 गोल्ड कॉइन्स खर्च हो गए। डस्क ब्लेड को हल्का सा थका हुआ महसूस होता है, लेकिन ये एहसास जल्दी ही खत्म हो जाता है। वो दोनों सड़क पर सबकी नज़रों में आ रहे हैं। गांव के दरवाजे पर उनकी मुलाकात आयरन माउंटेन से भी होती है, जो रुक जाता है। ये कहाँ से लिए? स्मिथी से। आयरन माउंटेन मुड़कर स्मिथी की तरफ चल पड़ता है। स्मिथी पहुंचकर आयरन माउंटेन समय बर्बाद नहीं करता। मास्टर मार्क, सुना है नया स्टॉक आया है? हाँ, कुछ नए आइटम्स हैं। आप टेबल पर रखे 4 हेलमेट्स की तरफ इशारा करते हैं। थॉर्न वॉर मास्क और क्राउन ऑफ डेब्रेक के अलावा असैसिन्स फैंटम मास्क और आर्चर्स नाइट हॉक विजन भी हैं। मुझे 30 दे दो। 30? आप स्टैचू बन जाते हैं। 4 लाख से ज्यादा। आपने सोचा था कि डस्ट ब्लेड ही काफी बेवकूफ है, उम्मीद नहीं थी कि उससे भी बड़ा कोई होगा। आयरन माउंटेन आराम से एक उठाता है, स्टैट्स और कीमत देखता है। ये चीज एक गोल्ड की एक है। इस ब्लैकस्मिथ का दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ? क्या है ना, मैं इतने सारे नहीं ले जा सकता। पहले एक खरीद कर ट्राई करता हूं, अगर अच्छा लगा तो मैं। शाम 4:30 बजे तक वो जाना पहचाना चेहरा आखिरकार दिखता है। मास्टर मार्क, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? हाँ, जाओ मेरे लिए 500 और आयरन और खोद कर लाओ। लोन वॉन्डरर मुस्कुराता है, क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, फिर तुरंत उसे पूरा कर देता है। तुरंत 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते हैं। और चाहिए? बस बताओ आपके पास कितने हैं। 1000 और। तुम पागल हो? अचानक एक सिस्टम अनाउंसमेंट सुनाई देती है। प्लेयर लोन वॉन्डरर सबसे पहले लेवल 10 पर पहुंचा है। उसे स्पेशल टाइटल ट्रेल ब्लेजर मिला है। क्योंकि एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज में एक प्लेयर लेवल 10 पर पहुंच गया है, इसलिए ट्रायल रेल्म सिस्टम अब एक्टिवेट हो गया है। डैम, कोई पहले ही लेवल 10 पर पहुंच गया। जैसे ही सिस्टम ट्रायल रेल्म एक्टिवेशन का अनाउंसमेंट करता है, आपको एक और मैसेज मिलता है। सभी गांव वाले ध्यान दें, ट्रायल रेल्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सभी गांव वालों को ट्रायल रेल्म बनाने का अधिकार दिया गया है। अपना खुद का डंजन बनाएं। ये मैसेज देखकर आपका दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए सुन्न हो जाता है। दिलचस्प है, लेकिन ज्यादा नहीं। सारे रिवॉर्ड्स प्लेयर्स को मिलेंगे। क्या मैं बेकार में काम करूंगा? लगभग आखिर तक स्क्रॉल करने पर एक छोटी सी लाइन में लिखा है, कृपया डंजन की कठिनाई को ज्यादा से ज्यादा रखें। ट्रायल रेल्म में हर 100 प्लेयर डेथ्स पर आपके लाइफ स्पैन पॉइंट्स 1 से बढ़ जाएंगे। मरने पर गिरे आइटम्स भी आपके होंगे। आपका शरीर जोश से कांपने लगता है। अगर मीटिंग शुरू होने वाली ना होती तो आप डंजन बनाने में लग जाते। अब आप दुकान से निकलकर चीफ के घर जाते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आप सभी गांव वालों को खुशी से मुस्कुराते हुए देखते हैं। गांव के पहले लेवल 10 ट्रैवलर का आना सब आपकी वजह से है। सब तालियां बजाओ। सबने थोड़ी मेहनत की है। आखिरकार हम सब ने वो स्वर्गीय संदेश देखा था, लाइफ स्पैन सबके लिए ज़रूरी है। आप स्टैचू बन जाते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि ये शायद एक स्टैट है। 10 मिनट बाद आप दुख के साथ 51 सिल्वर कॉइन्स दे देते हैं। मीटिंग के बाद आप घर लौटते हैं। आप स्टार्ट कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करने से पहले ही उत्सुकता से ट्रायल रेल्म कंस्ट्रक्शन इंटरफेस खोलते हैं। अचानक एक औरत की आवाज़ आती है, मार्क। आप मुड़कर देखते हैं तो रोज़ा है। आप पलक झपकाते हैं, दिमाग तेज़ी से चलता है। तुम भी मुझे वीडियो बुलाते हो, मैं रोज़ा हूँ। गलती से बोल दिया। जब से वो ट्रैवलर्स आए हैं, तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? वो मुकुट, लोगों ने उसके लिए पैसे दिए थे, क्या मैं मना कर सकता था? मुझे परवाह नहीं। उस वक्त मैंने तुम्हारे लिए उस बेवकूफ़ को मारने के लिए खरगोशों को लुभाया था। चाहे जो हो जाए, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ओह माय गॉड! इससे पहले कि आप मेल बॉक्स इंटरफेस बंद कर पाते, आपको अपनी बाहों में कुछ नर्म सा महसूस होता है। फिर एक 1-on-1 मुकाबला शुरू हो जाता है। आखिरकार आधे घंटे के बाद मैं हार मानता हूं। आप गेम में वापस लॉगिन करते हैं। अब सबसे ज़रूरी काम यह है कि कल दुकान खुलने से पहले डंजन बन जाए। आप स्टार्ट कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते हैं और लगातार 9 घंटे काम करते हैं। आप उसका नाम रखते हैं एंडलेस कॉरिडोर। डंजन का एंट्रेंस सेट करते हैं। सब कुछ तैयार है।
अगले दिन आप लॉगिन करते हैं। बिल्कुल हमेशा की तरह बाहर पहले से ही लोगों की भीड़ है। गुड मॉर्निंग मास्टर मार्क, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जितना मुश्किल हो उतना अच्छा। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें इतना उत्सुक देखकर मेरे पास कुछ जानकारी है जो तुम्हारे काम आ सकती है। रुकिए मास्टर मार्क, फादर मार्क, क्या आप बाकी की बात मेरे कान में बता सकते हैं? स्टार्टर विलेज से निकलने के बाद जंगल से होते हुए उत्तर की तरफ जाना। एक छोटे से झरने के पीछे एंडलेस कॉरिडोर नाम का एक ट्रायल रेल्म है। बात पूरी करके आप नीचे देखते हैं, वहां कोई नहीं है। इस बीच डस्क ब्लेड और दूसरों को डंजन टेलीपोर्ट का नोटिफिकेशन मिलता है। वो सीधे इंस्टेंस के अंदर प्रकट होते हैं। ये जगह थोड़ी डरावनी लग रही है, बस एक अजीब सा माहौल है। मैं आगे चलता हूं, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद डॉन लाइट अचानक ऊपर इशारा करती है और चीख पड़ती है। वो चारों उस दिशा में देखते हैं जहां वो इशारा कर रही है। वो देखते हैं कि एक जहरीली मकड़ी किसी तरह उनके सर के ऊपर आ गई है। फैल्कन, उसे नीचे गिराओ। लगता है हमारे और उसके बीच कुछ है। मैं उसे बिल्कुल भी मार नहीं पा रहा हूं और लगता है वो भी मुझ पर हमला नहीं कर सकती। तो आखिर में वो पांचों लोग मकड़ी को ऊपर घूरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ और कदम चलने के बाद अचानक एक क्लिक की आवाज आती है। रुको, टायरॉन कैसे मर गया? मैं सच में गिरकर मर गया। स्मिथी में वापस आप डंजन इंटरफेस देख रहे हैं। आप देखते हैं कि स्क्रीन पर एक अनोखी डिजाइन का खंजर दिखाई देता है। आप तुरंत उसे उठाकर अपनी इन्वेंट्री में रख लेते हैं। लगता है वो पहला ट्रैप भी पार नहीं कर पाए। मैं ऊपर देखूंगा, तब तुम लोग अपने कदमों पर ध्यान देना। डस्क ब्लेड के बोलने से पहले ही वो अचानक हवा में उड़ जाता है। उसकी चीख पास से दूर होती जाती है। आखिरकार कुछ सेकंड्स के बाद उसका नाम ग्रे हो जाता है। बाकी के तीन होश में आते हैं और नीचे देखते हैं। वो देखते हैं कि कोने में एक जंगली खरगोश छिपा हुआ है। साफ है डस्क ब्लेड को उसी ने लात मारकर नीचे गिराया था। ये डंजन किसने डिजाइन किया है? कैसी बीमार मानसिकता है। एक और इक्विपमेंट गिरता है, एक आम कपड़े का आर्मर। आप उसे आराम से स्टोरेज में फेंक देते हैं। बाकी के तीन प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं। संभल कर, यहाँ एक ट्रैप है। फैल्कन हल्के से उछलता है, फिर आगे से वूश की आवाज आती है। एक तीर सीधे उसकी तरफ उड़ता है। तीर फैल्कन को लगता है और उसे वापस वहीं धकेल देता है जहां से उसने शुरू किया था। अगले ही पल एक ट्रैप डोर खुलता है। फैल्कन बाहर हो जाता है। एक और गया। आप आराम से नाइट हॉक विजन उठा लेते हैं। बिना कुछ कहे आप उसे दोबारा बेचने के लिए लगा देते हैं। जल्द ही डस्क ब्लेड की पूरी टीम खत्म हो जाती है और आपकी उस दिन की कमाई काफी अच्छी होती है। आपने कुल 4190 इक्विपमेंट के पीसेस इकट्ठे किए हैं। एक व्यस्त दिन के बाद आपका ब्लैकस्मिथ लेवल 7 तक पहुंच जाता है। आप आराम से अपना कैरेक्टर पैनल खोलते हैं। आप अपने पॉइंट्स देखकर स्टैच्यू बन जाते हैं। 71 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। तो लाइफ स्पैन, पॉइंट्स या एट्रीब्यूट पॉइंट्स। एक गंभीर चेहरे के साथ आप उन्हें बराबर बांटना जारी रखते हैं। आप हमेशा की मीटिंग के लिए विलेज चीफ के घर जाते हैं। मीटिंग के दौरान रोजा आपको आंख मारती रहती है। 1 घंटे बाद रोजा का चेहरा लाल हो जाता है जब वो आपके सहारे खड़ी होती है। जानना चाहते हो इसे कैसे ट्रिगर करना है? एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज के चीफ को मारो और उसकी जगह ले लो। कैसी डरावनी औरत है। आप लॉग आउट करते हैं। आप रोज की तरह अपना अकाउंट चेक करते हैं। बैलेंस 4,80,000। नाइस। काफी अच्छा है। कुछ ही दिनों में लगभग 4 लाख। आप फोन पर खेलते हुए एक मूवी देखते हैं। आपको याद आता है कि परसों आपकी माँ का जन्मदिन है। आप आराम से घर की टिकट खरीद लेते हैं। अगली सुबह आप गेम में एंटर करते हैं। आप शॉप असिस्टेंट के बनाए हुए इक्विपमेंट को वेयरहाउस में रखते हैं। आपको अचानक कुछ याद आता है। आपके हाथ में एक लाल खंजर आ जाता है। अगर ब्लड एज ऐसे ही बेचा गया तो डस्क ब्लेड और दूसरे लोग इसे ज़रूर पहचान लेंगे। आप तेवर चढ़ाकर सोचते हैं, बड़े खर्च करने वाले। स्टार्टर विलेज के सभी वॉरियर्स हैं। तुम खंजर को एक लंबी तलवार में बदल सकते हो। ब्लड एज पकड़कर आप वर्क बेंच तक जाते हैं। आप स्टोरेज से एक लोहे की लंबी तलवार निकालते हैं। ये कुछ भी बने, इस पर हथौड़ा तो पड़ेगा ही। क्लैंग म्यूजिक। रीफॉर्जिंग सफल। कृपया हथियार का इफेक्ट चुनें। इफेक्ट 1, अल्फा वुल्फ। इसे पहनने पर पार्टी के सदस्यों की अटैक पावर 20% बढ़ जाती है। म्यूजिक। इफेक्ट 2, रिवर ऑफ ब्लड। हर हमले में 50% चांस है कि एक लेयर ब्लड स्टोन स्टैक हो। हर लेयर से हर सेकंड 1 हेल्थ पॉइंट खोता है। 6 सेकंड्स के लिए 5 लेयर्स तक स्टैक हो सकता है। इफेक्ट 3, मिडनाइट सोर्ड सेंट। रात में 300% अटैक स्पीड, दिन में -50%। चार्ज करने के लिए दिन में 2 घंटे पहनना जरूरी है।
आप बिना सोचे पहले दो ऑप्शंस को हटा देते हैं। आपकी नज़र 300% अटैक स्पीड बोनस पर टिकी है। ये स्टार्ट्स दोनों वेल्स, आयरन माउंटेन और डस्क ब्लेड के लिए बिल्कुल सही है। आप बिना सोचे तीसरा ऑप्शन चुनते हैं। जब ठंडी चमकती हुई लंबी तलवार आपकी हथेली पर रखी होती है तो आप उसकी अचानक रोशनी से लगभग अंधे हो जाते हैं। ये हथियार नहीं है, ये साफ तौर पर एक एलईडी फ्लैशलाइट है। आप उसे आराम से एक नाम देते हैं, रेडिएंट लॉन्ग स्वॉर्ड। 20% अटैक, 1 अटैक स्पीड, 500% ड्यूरेबिलिटी, लेवल 10 जरूरी। रेडिएंट लॉन्ग स्वॉर्ड की 20% अटैक पावर पहले ही आंखें खींचने वाली है, लेकिन एनहांसमेंट इंटरफेस में दिखाए गए मटेरियल्स और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। पहले एनहांसमेंट के लिए 39 सिल्वर और 50 कॉपर प्लस आयरन ब्लॉक्स चाहिए। उंगलियों पर 5वें एनहांसमेंट तक गिनते हुए आपके माथे की नसें फड़कने लगती हैं। इसके लिए गोल्ड से ज़्यादा चाहिए, यानी 1,20,000। लेकिन अगर ये सच में +5 तक एनहांस हो गया तो इस हथियार का अटैक 50 तक पहुंच जाएगा। मौजूदा बेसिक हथियारों के हिसाब से इसे स्टार्टर विलेज छोड़ने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टार्टर विलेज छोड़ने के बाद भी ये शुरुआती स्टेजेस में काम आ सकता है। आप बिना सोचे इसकी कीमत 1 गोल्ड कॉइन रखते हैं। बेसिक लेवल 10 के हथियार सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन में बिकते हैं। आप समय पर नजर डालते हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। ठीक, आप रेडिएंट लॉन्ग स्वॉर्ड और दूसरे इक्विपमेंट को बेचने के लिए लगा देते हैं। अब दुकान खोलने का समय हो गया है, लेकिन जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं आप हैरान रह जाते हैं। कई जाने पहचाने चेहरे, उनके लेवल्स अभी भी 7 पर अटके हुए हैं। पूरी रात गुजर गई और 1 लेवल भी नहीं बढ़ा। क्या तुम लोग गेमिंग को सीरियसली ले सकते हो? डस्क ब्लेड का चेहरा बेहद गंभीर है। उसके बगल में आयरन माउंटेन भी लेवल 7 पर है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। कल वो सबसे पहले लेवल 7 पर पहुंचा, फिर वो लोन वॉन्डरर की टीम में शामिल हो गया, फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड्स पाने की उम्मीद में। डंजन में घुसने के बाद उसका बुरा सपना शुरू हुआ, जिसमें 10 से 20 मिनट में बॉस को मार देना चाहिए था। वो 1 घंटे में उसकी आधी हेल्थ ही ले पाया। यही हालत डस्क ब्लेड की पार्टी में भी है। आपने भी ये नहीं सोचा था। फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड्स चेक करने पर आपको पता चलता है कि एंडलेस कॉरिडोर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आप मुड़कर देखते हैं तो लोन वॉन्डरर लेवल 8 पर है। आप अपना एट्रीब्यूट पैनल खोलते हैं। 100 फ्री पॉइंट्स। एक रात में ये प्लेयर्स एंडलेस कॉरिडोर में 10,000 बार मरे, लेकिन ये आपकी समस्या नहीं है। आप आराम से पॉइंट्स को बराबर बांट देते हैं। इन वेल्स के होते हुए भले ही वो लेवल 10 तक ना पहुंचे हों, ये आपके बिजनेस को प्रभावित नहीं करता। आप उनका ध्यान खींचने के लिए हल्का सा खा सकते हैं। डेडली वुडन रॉड +5 और रेडिएंट लॉन्ग स्वॉर्ड। इन्हें देखो, रेडिएंट लॉन्ग स्वॉर्ड में तो स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं। है, मैंने अभी तक देखा नहीं। डस्क ब्लेड अभी भी स्पेशल इफेक्ट्स पढ़ रहा होता है जब हथियार आयरन माउंटेन की इन्वेंट्री में गायब हो जाता है। भाई, कुछ चीजें तुम्हें देखने को मिलती। वो 100 डेडली वुडन रॉड्स +5 भी खरीद लेता है। मास्टरमार्क, इस +5 का क्या मतलब है? आप सोच रहे थे कि एनहांसमेंट की तरफ बात कैसे ले जाएं। उसका सीधा पूछना सुनकर आप खुश हो जाते हैं। एनहांसमेंट, म्यूजिक, लेवल। ये सुनकर कि आप वाकई इक्विपमेंट एनहांस कर सकते हैं, सबके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो इससे एनहांस करने के लिए मुझे क्या मटेरियल्स चाहिए होंगे? आयरन माउंटेन बहुत उत्साहित है। डस्क ब्लेड और दूसरों के चेहरे तुरंत उतर जाते हैं, हालांकि उन्होंने इफेक्ट साफ तौर पर नहीं देखे। वो 20% अटैक पावर असली है। अगर एनहांस किया तो क्या ये सबको एक ही झटके में नहीं मार देगा? आप बेकार में बात नहीं करते। आयरन माउंटेन से हथियार लेते हैं, फिर आप हथौड़ा उठाकर उसे हल्के से थपथपाते हैं। हर कोशिश के 40 सिल्वर, सही दाम है। मैं करूंगा। रुको, हथियार टूट तो नहीं जाएगा। थोड़ा चांस है। कितना? खुद अनुभव करो। आप सच में नहीं जानते। जाहिर है, अगर आप जानते भी होते तो आप आयरन माउंटेन को नहीं बताते। आयरन माउंटेन हिचकिचाता है, फिर दांत पीसता है। चलो करते हैं। वो पार पे क्लिक करता है। क्लैंग, एनहांसमेंट +1। आयरन माउंटेन और उसके पीछे भीड़ को उनके तनावपूर्ण चेहरों के साथ देखते हुए आप घिन से देखते हैं। साथ ही आप अपनी इन्वेंटरी चेक करते हैं। 36 और सिल्वर। सिस्टम सिर्फ 10% लेता है। आपने सोचा था कि 50% मिलना अच्छा होगा। पता चला कि सिस्टम इतना दयालु है। फिर से आप इम्पेशेंस से रेडिएंट लॉन्गसवॉर्ड की तरफ इशारा करते हैं। दूसरे लोग गर्दन उठाकर देखते हैं कि क्या अलग है। दूसरे लोग सिर्फ ऊपरी हिस्सा देख सकते हैं। वो कोई अंतर नहीं बता सकते, लेकिन आयरन माउंटेन को बिल्कुल साफ दिखता है, जबकि दूसरे एट्रीब्यूट्स में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।
सबसे जरूरी, अटैक पावर 2 पॉइंट्स बढ़ गई है। 2 अटैक के लिए 40 सिल्वर काफी है। फिर से आयरन माउंटेन दाम भी नहीं चेक करता, वो सीधे कंफर्म पर क्लिक करता है। अच्छा, एनहांसमेंट फिर से सफल। एक गहरी सांस। क्या डरावना हथियार है। दूसरा एनहांसमेंट सफल। रेडिएंट लॉन्गस्वर्ड की अटैक पावर अब 26 तक पहुंच गई है। ये अटैक डेडली वुडन। रॉड +5 से पहले ही ज्यादा है, और वो तो एक बार इस्तेमाल करने वाला हथियार है। फिर से आप उसे ज्यादा सोचने का समय नहीं देना चाहते, जैसा कि उम्मीद थी। अच्छा, सफलता जारी रहती है। इस बीच 1 गोल्ड और 44 सिल्वर आपकी जेब में आ जाते हैं। होली, आयरन माउंटेन के हाथ कांप रहे हैं रेडिएंट लॉन्गसोर्ड को देखते हुए, जिसकी अटैक पावर 32 है। ये निश्चित रूप से एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज में नहीं, बल्कि पूरे रीजन और सर्वर में एक टॉप टियर हथियार है। डस्क ब्लेड और दूसरे गंभीर दिखते हैं, हालांकि वो हथियार में बदलाव नहीं देख सकते। आयरन माउंटेन के चेहरे के भाव से वो बता सकते हैं कि ये हथियार किसी गॉड टियर स्थिति तक पहुंच गया है। फिर से आप अचानक चिल्लाते हैं। आयरन माउंटेन फिर से चौंक जाता है। बहादुर, आप आखिरकार मुस्कुराते हैं आयरन माउंटेन को थम्स अप देते हुए। उसको इमोशनल वैलिडेशन तो देना ही पड़ेगा। आपके बोलने के साथ ही हथौड़ा गिरता है। हाँ, सफल। आयरन माउंटेन देखता है कि हथियार अभी भी है। वो फिर से अटैक पावर देखता है, पूरे 40 पॉइंट्स। उसके पैर कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत इंटेंस है। ये इसलिए नहीं है कि हथियार ने उसके कितने पैसे खर्च करवाएं। रेडिएंट लॉन्गस्वर्ड की मौजूदा कीमत अब पैसों में नहीं मापी जा सकती। फिर से, और नहीं, क्या और नहीं? आपने सोचा था कि वो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये बंदा सच में रुक जाता है। खैर ठीक है, 5 गोल्ड 40 सिल्वर मिल गए। जितना मिला है उसमें खुश रहो। आयरन माउंटेन बेवकूफ़ नहीं है। जितना ज़्यादा एनहांसमेंट लेवल होगा, उतना ज़्यादा चांस है कि हथियार टूट जाएगा। चिल्लाता है, तुम सब मुझसे अब से बचकर रहना। ये बुरा है। सिंसियर हार्ट का चेहरा गंभीर हो जाता है। लगातार 4 एनहांसमेंट्स। उस हथियार का अटैक अब शायद गॉड टियर होगा। मेरे जैसा कमज़ोर तो एक ही हिट में मर सकता है। उसका हथियार बस अच्छा है, हम भी अपने एनहांस कर सकते हैं। डस्क ब्लेड मुड़ता है और आपसे 10 स्कल क्रशर हैमर्स खरीद लेता है। मास्टर मार्क, क्या ये एनहांस हो सकता है? हाँ, आप सर हिलाते हैं। डस्क ब्लेड सब कुछ दाव पर लगा देता है। फिर वो एनहांसमेंट के लिए ज़रूरी मटेरियल्स चेक करता है। 1 पत्थर, 5 लकड़ी, काफ़ी सस्ता है। वो सीधे 2 गोल्ड निकालता है और आपसे एक ढेर पत्थर और लकड़ी खरीद लेता है। अनुपातिक रूप से आप हथौड़ा उठाते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। डस्क ब्लेड साइड में पागलपन से कन्फर्म पर क्लिक करता है। 1, 2, 3, 4, बैंग। फिर से टूट गया, फिर से टूट गया। आधे घंटे बाद सभी 10 स्कल क्रशर हैमर्स कब के टूट चुके हैं। फिर वो 20 और खरीदता है, लेकिन उसके सामने वाला पहले ही आखिरी है। आखिरकार +7 स्कल क्रशर हैमर को देखते हुए डस्क ब्लेड जोर से चिल्लाता है। सिर्फ 1 +7 के लिए 30 हैमर्स, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम हथियार के एट्रीब्यूट्स ठीक ठाक है। 38 अटैक। शायद काफ़ी होगा। मटीरियल्स और हथियारों पर उसके कुल 11 गोल्ड खर्च हुए। आज के एक्सचेंज रेट पर ये लाख 100 रुपए है। सिंसियर हार्ट और दूसरे एनहांसमेंट के बाद के डरावने प्रभावों को देखकर भी अपने हथियार निकालते हैं, लेकिन पहले की स्थिति से वो बता सकते हैं कि +5 से पहले रिस्क कम है, इसीलिए वो हर एक को +5 तक एनहांस करके रुक जाते हैं। इस बार हमें ज़रूर फर्स्ट क्लियर मिलेगा। डस्क ब्लेड पूरे विश्वास से भरा है। वो सिंसियर हार्ट से एंडलेस कॉरिडोर डंजन के प्रवेश द्वार पर जाने को कहता है। आयरन माउंटेन को भी समस्या की गंभीरता का एहसास होता है। ठीक है, चलो चलते हैं। आप उन्हें जाते हुए देखते हैं। एक सुबह इक्विपमेंट बेचने और एनहांसमेंट से आपने 30 गोल्ड से ज़्यादा कमाए। एक्सचेंज रेट नीचे जाता हुआ लग रहा है। आप जल्दी से गेम करेंसी बेच देते हैं। आप आज घर जा रहे हैं। इन्वेंट्री चेक करते हैं। दुकान में काफ़ी स्टॉक है, लेकिन जब आप फ्री हैं तो आप हथौड़ा चलाते हैं। 1 घंटा बीत जाता है। अचानक आपके कान में एक सिस्टम अनाउंसमेंट सुनाई देती है। बधाई हो प्लेयर्स, बिग बेयर, आयरन बेयर और शैडो बेयर को एंडलेस कॉरिडोर का फर्स्ट क्लियर पूरा करने के लिए आप उन नामों पर हंसे बिना नहीं रह सकते। इतने सारे लोग इक्विपमेंट खरीद रहे हैं और एनहांस कर रहे हैं, और फर्स्ट क्लियर कोई अनजान टीम ले जाती है।
अभी दोनों वेल टीम्स सुनती हैं कि जिस डंजन पर उन्होंने इतना पैसा खर्च किया था उसे एक अनजान 5 बेर टीम ने क्लियर कर लिया है। फर्स्ट क्लियर डंजन के अंदर आयरन माउंटेन स्टैचू बन जाता है। ये बेर्स कहाँ से आए? वो तुरंत लड़ाई से हट जाता है और टीम से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि डंजन का प्रवेश द्वार लोगों से भरा हुआ है। 5 बेर भाइयों को भीड़ ने घेर रखा है। बिग बेर गर्व से भीड़ में खड़ा है। आयरन माउंटेन को निकलते देख वो ताना मारता है। गेमिंग स्किल और दिमाग से होती है, टीम कोऑर्डिनेशन से, ना कि इक्विपमेंट के लिए पैसे देकर जीतने से। भीड़ तुरंत चीयर करने लगती है, जाओ उसे मार दो। आयरन माउंटेन का चेहरा उतर जाता है। वो रेडिएंट लॉन्ग सोर्ड अपने बगल में अल्फा को दे देता है। अल्फा तुरंत उसे पहनकर भीड़ में घुस जाता है। कुछ सेकंड्स बाद एक भीड़ में दिखता है। बिग बेर तुरंत रिस्पॉन पॉइंट पर वापस लौट जाता है। आसपास के प्लेयर्स तुरंत चुप हो जाते हैं। इस वक्त स्मिथी में एक क्लैंग के साथ आप एक गहरी सांस लेते हैं। आखिरकार लेवल 9। आप मिरेकल टच में स्किल पॉइंट्स डालना जारी रखते हैं। स्किल लेवल 5 तक पहुंच जाती है। स्किल का प्रभाव हर 100 में से एक क्वालिटी आइटम से बदलकर हर 20 में से एक हो जाता है। दुकान बंद करने के बाद आप हमेशा की तरह मीटिंग के लिए जाते हैं। रोजा के साथ इशारे करते हुए आप आज का भुगतान देते हैं। 1 गोल्ड 30 रुपए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नौजवान मार्क मेहनत कर रहा है। आओ आओ पास आओ। विलेज चीफ बहुत संतुष्ट हैं। आपने सोचा था कि आप इतना ज़्यादा पे नहीं करेंगे, लेकिन रोज़ा के द्वारा सिस्टम रिवॉर्ड्स का जिक्र करने पर आप कुछ हद तक उत्सुक हो जाते हैं। मीटिंग के बाद आप रोज़ा के उसके घर आने के निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। परसों आप घर जा रहे हैं। ये भी पहली बार है कि आप दुकान को शॉप असिस्टेंट के हवाले कर रहे हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेवल 5 के हथियार और इक्विपमेंट अभी डिमांड में है। 1000 पीसेस काफ़ी होने चाहिए। लेवल 7 3000 पीसेस। लेवल 10 के हथियारों के लिए आपने पहले 1000 तैयार किए थे, ज़रूर काफ़ी नहीं होंगे। अब डंजन आ गया है तो खरीदार शायद बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। सुरक्षा के लिए बेहतर है और तैयार कर लें। आप बस कीमत तय करते हैं, फिर आप शॉप असिस्टेंट का मैनेजमेंट मोड बदलते हैं, सेमी ऑटोमेटेड से फुली ऑटोमेटेड। आज रात लेवल 10 तक पहुंचने के लिए और हथियार बनाते हैं। स्मिथी एक बार फिर जोशीले हथौड़ों की आवाज़ से भर जाती हैं। अगली सुबह आप नींद में गेमिंग पॉड से उठते हैं। ये चीज़ बिस्तर के रूप में काफ़ी आरामदायक है, बिना खेले भी। जम्हाई लेते हुए आप मुंह हाथ धोते हैं। आप वापस लॉगिन करते हैं। कल रात आप लेवल 10 तक पहुंच गए थे और लेवल 15 के हथियार और इक्विपमेंट अनलॉक कर लिए थे। आप कुछ लेवल 15 के इक्विपमेंट तैयार करते हैं। अचानक आप स्किल बार में एक नया ऑप्शन देखते हैं, रिपेयर। इक्विपमेंट की 50% ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करता है। आप पहले उत्सुक थे कि आप रिपेयर क्यों नहीं कर सकते। पता चला कि आपका लेवल ही काफ़ी नहीं था। और काम करने के बाद जब तक आप लॉग ऑफ करते हैं, सुबह के 3 बज चुके हैं। आप पहले काफ़ी होशियार थे, लेकिन 3 घंटे सोने के बाद आप थक कर उठते हैं। पूरी रात खेलो तो जोश में रहो, एक बार सो जाओ तो ज़ॉम्बी की तरह उठो। क्या ये अजीब नहीं है? लेकिन चाहे ये अजीब हो या ना हो, आपको घर जाना चाहिए। आप हल्का फुल्का सामान बांधते हैं और अपनी माँ का तोहफा लेते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़कर 7,30,000 हो गया है। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति आम है। आपके पिता शहर के बढ़ई हैं। आपकी माँ घर पर धुलाई और खाना बनाने का काम करती हैं। घर पहुंचने के बाद आप अपनी माँ को एक बड़ा सोने का कंगन जन्मदिन के तोहफे के रूप में देते हैं। फिर एक ही झटके में आप अपने पिता को एक SUV खरीद देते हैं। अपने माता पिता के खुश चेहरे देखकर आपको महसूस होता है कि यही पैसे कमाने का मतलब है। एक रात बीत जाती है। अगली सुबह आपके पिता की आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वो खुशी से आपको ट्रेन स्टेशन छोड़ने जाते हैं। कल रात इतने उत्सुक थे कि वो सो नहीं पाए। देखो ये गाड़ी बेटा, कितनी पावर, कितनी जगह, हमें कभी रोड ट्रिप पर चलना चाहिए। आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिससे आपके पिता की मुस्कान उनके कानों तक पहुंच जाती है। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर आप जल्दी से लॉगिन करते हैं। पता नहीं शॉप असिस्टेंट के प्रबंधन में स्मिथी कैसी रही। लॉगिन करने के बाद आपको सब कुछ सामान्य लगता है। पहले के मुकाबले आज बाहर थोड़ी हुलचल लग रही है। आप शॉप असिस्टेंट को अंदर आने का निर्देश देते हैं। आप उसकी इन्वेंट्री भी चेक करते हैं। वाओ, सिर्फ एक दिन में सभी लेवल 10 और 7 के इक्विपमेंट बिक गए। लेवल 5 का सामान भी बिक गया। क्या हुआ? बिजनेस अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? शॉप असिस्टेंट की इन्वेंट्री में 61 गोल्ड देखकर आप हैरान रह जाते हैं। आप दुकान के दरवाजे पर जाते हैं। तुरंत आप समझ जाते हैं कि सब कुछ क्यों बिक गया।
क्योंकि एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज का दूसरा ऑल विलेज वॉर शुरू हो गया है। लेकिन आपको नहीं पता कि इसकी वजह क्या है। एक्सचेंज रेट चेक करते हैं। गेम करेंसी गिर रही है। आज ये 1.6 पर है और अभी भी नीचे जा रही है। आप जल्दी से गेम करेंसी लिस्ट कर देते हैं। 10 मिनट बाद 3,66,000 आ जाते हैं। बुरा नहीं है। पिता की कार के पैसे एक दिन में वापस कमा लिए। कैरेक्टर पैनल फिर से खोलते हैं। हालांकि एंडलेस कॉरिडोर का फर्स्ट क्लियर चला गया। कई लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। आपने 2 दिन पहले लॉग ऑफ करते वक्त चेक नहीं किया था। कल के साथ डंजन में 8,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। एट्रीब्यूट पॉइंट्स में बदलने पर ये 80% है। लेवल 7 से 10 तक के 30 एट्रीब्यूट पॉइंट्स जोड़कर आप सभी 110 पॉइंट्स को हेल्थ में डाल देते हैं, क्योंकि आपने एक जरूरी जानकारी सीखी है। दूसरे स्टार्टर विलेजेस में लोग एनपीसीज का शिकार करने के लिए संगठित हो रहे हैं। 1500 हेल्थ, ये संख्या किसी टैंक भी खुद को कमजोर समझेगा, लेकिन आपके लिए ये अभी भी काफी नहीं है। एनपीसीज को मारना आमतौर पर एक ग्रुप एफर्ट होता है। आप बचना चाहते हैं, सिर्फ बचकर ही आपका कोई भविष्य है। कुछ प्लेयर्स देखते हैं कि स्मिथी में फिर से इक्विपमेंट बिक रहा है। वो आराम से कुछ पीसेस खरीद लेते हैं। हालांकि उत्सुक हैं, आप पूछने में अजीब महसूस करते हैं। पूरी दोपहर हथौड़ा चलाते हुए आप थोड़ा बहुत इक्विपमेंट बेचते हैं, जब तक सूरज ना डूब जाए। आखिरकार आपको एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, लोन वॉन्डरर। आप उसका लेवल चेक करते हैं, लेवल 12। लगता है ये बंदा इस सबसे दूर रहा। मास्टर मार्क, मैं यहाँ एक क्वेस्ट पूरा करने आया हूँ। लोन वॉन्डरर हमेशा की तरह है। वो 5 डार्क आयरन ओर निकालता है। डार्क आयरन क्वेस्ट आपके जाने से पहले सेट किया गया था। शॉप असिस्टेंट सभी प्लेयर्स से एक जैसा बर्ताव करता है। एक बार में सिर्फ 5 ही जमा किए जा सकते हैं, लेकिन जब आप खुद वापस आ गए हैं तो जो कुछ भी है बाहर निकालो। लोन वॉन्डरर स्टैचू बन जाता है, फिर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ खिल जाता है। मास्टर मार्क, मैं आपके यही कहने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास 1495 और हैं। जबरदस्त। आप मन ही मन उसे एक थम्स अप देते हैं और क्वेस्ट जारी करते हैं। लोन वॉन्डरर तुरंत लेवल 13 तक पहुंच जाता है। फिर आप दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। मास्टर मार्क, क्या कोई और क्वेस्ट है? कुछ है जो आप कहना चाहते हैं? लोन वॉन्डरर उम्मीद से देखता है तो बस पूछने का तरीका नहीं समझ आ रहा। आपका दिमाग तेजी से दौड़ता है। फिर आप अचानक गंभीर हो जाते हैं। मौजूदा स्थिति के बारे में तुम क्या सोचते हो? एक ब्लैकस्मिथ इसके बारे में क्यों पूछ रहा है? लोन वॉन्डरर 1 सेकंड के लिए स्टैचू बन जाता है। क्या आप बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में उत्सुक हैं? लोन वॉन्डरर आपको उलझन से देखता है, फिर आपका सख्त चेहरा देखकर आप सीधे भी तो कह सकते थे। वो अभी भी लूट ड्रॉप्स के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं गुजरते हुए एक नज़र मार लेता हूं। अभी डस्क माउंटेन अलायंस कमज़ोर पड़ रहा है। चिंता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। वो आगे कहता है, डस्क माउंटेन अलायंस आयरन माउंटेन और डस्क प्लेट के बीच का गठबंधन है। ये सुनकर आप हैरान रह जाते हैं। आयरन माउंटेन और डस्क प्लेट, उन्होंने गठबंधन क्यों बनाया? पिछले एक दिन में आखिर हुआ क्या था? पता चला कि आयरन माउंटेन और डस्क प्लेट की वेल टीम्स की लूट ड्रॉप्स पर आर्म प्लेयर से टकरार हो गई थी। ये फिर 2 बड़े गुत्थों के बीच एक बड़े युद्ध में बदल गई। लेकिन आपके लिए ये एक पैसा कमाने का मौका है। आप हथौड़ा इतनी जोर से घुमाते हैं कि लगभग चिंगारियां निकलने लगती हैं। हथियार अभी भी कम है। शाम तक जब आप दुकान बंद करते हैं तो आप अपनी कुर्सी पर ढेर हो जाते हैं। कई घंटों तक लगातार क्राफ्टिंग और बेचने से आप थक गए हैं, लेकिन अपनी इन्वेंट्री में गेम करेंसी को बढ़ते देखकर आप रोकने का मन नहीं बना पाते। लेकिन उससे पहले आपको अभी भी विलेज चीफ के घर मीटिंग के लिए जाना है। आज की मीटिंग में कुछ खास नहीं है। बाहर प्लेयर्स के साथ स्थिति का सामना करते हुए इन गांव वालों का रवैया पहले जैसा ही है। उन्हें कोई परवाह नहीं है। एक गोल्ड कॉइन देने के बाद आप दृढ़ निश्चय के साथ स्मिथी की तरफ लौट जाते हैं। आओ, चाहे तुम कितना भी लंबा लड़ो, मैं हथियार और इक्विपमेंट लाता रहूंगा। 2 दिन बाद आप अपने हाथों में वही हरकतें दोहराते हैं, आंखों में खालीपन लिए। पिछले 2 दिनों में आपने गिनती ही खो दी है कि आपने कितने इक्विपमेंट बनाए हैं। आपका ब्लैकस्मिथ लेवल 12 तक पहुंच गया है। आपने निश्चित रूप से अच्छे पैसे कमाए हैं। पिछले 2 दिनों में 82 गोल्ड कमाए। आज का एक्सचेंज रेट 1.5% है। आप 4 लाख से ज्यादा कैश आउट करते हैं। अपने बैंक अकाउंट में ठंडे 1.22 मिलियन को देखते हुए आपको हथौड़ा चलाते रहने की प्रेरणा मिलती है। लोन वॉन्डरर को छोड़कर सब व्यस्त हैं। ये बंदा हर दिन आपके पास क्वेस्ट्स के लिए आता है। अलग अलग लकड़ी, पत्थर और आयन ओर इकट्ठा करता है।
वो बाहर की लड़ाई की स्थिति के बारे में आपको अपडेट करने आता है। अभी लोन वॉन्डरर लेवल 17 तक पहुंच गया है, क्योंकि आप जानबूझकर लोन वॉन्डरर को भारी मात्रा में एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जैसे जैसे प्लेयर्स डंजन के साथ और माहिर होते जा रहे हैं, एंडलेस कॉरिडोर की कोशिश करने वाले कम होते जा रहे हैं। एक नया डंजन खोलना ही एकमात्र विकल्प है। आप समय निकालकर लॉग ऑफ करके फोरम्स चेक करते हैं। किसी ने एक गाइड पोस्ट की है, जैसे ही कोई एक प्लेयर लेवल 18 तक पहुंचता है, उस ताथा विनिश में 30 प्लेयर डंजन अनलॉक हो जाएगा। आपको नहीं पता कि ये डंजन कौन बनाता है? गाइड से लगता है कि सिर्फ एक 30 प्लेयर डंजन है, लेकिन कम से कम ये इंतजार करने लायक है। अगले ही सेकंड एक सिस्टम अनाउंसमेंट सुनाई देती है। प्लेयर क्लियर स्काई सबसे पहले लेवल 18 तक पहुंचा है। उसे स्पेशल टाइटल ट्रेल ब्लेजर मिलता है। उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। उसे गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज में एक प्लेयर लेवल 18 तक पहुंच गया है, इसलिए 30 प्लेयर डंजन वॉइड रेल्म एक दिन में खुल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आपको कोई सिस्टम मैसेज नहीं मिलता। क्या 30 प्लेयर डंजन में एनपीसी की भागीदारी की जरूरत नहीं है? आप थोड़ा निराश हैं, लेकिन आज की मीटिंग तो होनी ही है। आप आराम से विलेज चीफ के घर जाते हैं और देखते हैं कि सब पहले से ही वहां हैं। वही जानी पहचानी शुरुआत। साथ ही गांव वालों, आज आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। विलेज चीफ अभी भी मुस्कुराते हुए हैं, लेकिन नीचे बैठे गांव वाले किसी वजह से आंखें मिलाने से बच रहे हैं, जैसे डर रहे हों कि चीफ उन्हें देख न ले। क्या हो रहा है? आप उलझन में आप अपनी जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। आज हमारे गांव के लिए एक अच्छा दिन है। आप सबने सुना है कि किसी ने वॉइड रेल्म सीक्रेट रेल्म को ट्रिगर किया है, इसलिए आज की मीटिंग की प्राथमिकता इस मामले को अंतिम रूप देना है। ये सुनकर कुछ लोग अपने सर नीचे कर लेते हैं, दूसरे दरवाजे की तरफ देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि ये एनपीसीज हैं, लेकिन ये सब तेज हैं। ऐसा मत करो सब लोग, ये सब गांव के विकास के लिए है। भगवानों ने हमें वॉइड रेल्म बनाने का काम सौंपकर हम पर अपना विश्वास दिखाया है। मैं करूंगा। आप खड़े हो जाते हैं। अच्छा, नौजवान मार्क में हिम्मत है तो फिर ये काम तुम्हारा हुआ। विलेज चीफ पहले तो चिंतित था। किसी को तैयार देखकर वो तुरंत अपने कपड़ों से एक लिफाफा निकालकर आपको दे देता है। फिर जैसे उसे डर हो कि आप पछताएंगे, वो जल्दी से कहता है कि आप मीटिंग से पहले जा सकते हैं और आपको अगले साल के गांव निर्माण शुल्क से छूट देता है। क्या हो रहा है? अचानक ये सब आपको क्यों दे रहे हैं? आप लिफाफा खोलते हैं। इससे पहले कि आप अंदर के कागज को पकड़ पाते, एक रोशनी की किरण आपके माथे में घुस जाती है। तुरंत आपकी आंखों के सामने एक डंजन कंस्ट्रक्शन इंटरफेस आ जाता है। आप इंटरफेस पर एक मोटा मोटा नजर डालते हैं। पिछले लेवल 10 के डंजन से ज्यादा अलग नहीं है। अजीब है हालांकि, जब आपको पहले जाने की अनुमति है, आप शिष्टाचार नहीं दिखाते, आप मुड़कर चले जाते हैं। माँ के जाने के बाद रोसा ने अपना सर नीचे रखा हुआ था। आपको ये काम लेते सुनकर, इससे पहले कि वो आपको रोकने के लिए कुछ कह पाती, चीफ ने पहले ही हैंडओवर पूरा कर दिया था। खत्म हो गया? रोसा की आंखें फोकस खो देती हैं। चीफ, वॉइड रेल्म के मामले में क्या नौजवान मार्क नहीं जानता? एक गांव वाला आपके दूर जाने का इंतजार करता है, फिर एक उलझन भरे भाव से पूछता है, असंभव, मैंने ये किसी के आने से पहले ही बताया था। इतना जरूरी मामला वो जरूर जानता होगा। तो फिर उसने क्यों स्वीकार किया? क्या ये हमारे गांव के लिए नहीं है? चीफ गुस्से भरी आंखों से मुड़ता है। देखो, तुम सबको सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। सिर्फ नौजवान मार्क ही सच में गांव के बारे में सोचता है, पिछले घर की मरम्मत के बारे में। तुम्हें अकेले में मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। ये जगह नौजवान मार्क को जाती है। इसे गांव से कुछ मुआवजा समझो, और इस महीने की दैविक सुरक्षा भी उसे ही जाती है। अब से उसे परेशान मत करना। गार्ड से स्मिथी पर एक साइन लगा दो। स्मिथी कल बंद रहेगी। स्मिथी लौटकर आप एक गहरी सांस लेते हैं। बस एक डंजन बनाना है। सब लोग इतने रहस्यमयी क्यों हो रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एनपीसीज इतने अनिच्छुक क्यों थे, लेकिन सिस्टम ने आपको कोई रिवॉर्ड या पेनल्टी नोटिफिकेशन नहीं भेजा है। शायद कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप वॉइड रेल्म कंस्ट्रक्शन इंटरफेस खोलते हैं। कितने रेल्म्स आप बना सकते हैं? 1। कितने रेल्म स्ट्रक्चर्स आप रख सकते हैं? 4000। प्रॉप्स और मॉन्स्टर्स प्लेसमेंट पॉइंट्स 20000। रेल्म एक्सपीरियंस रिवॉर्ड 5000। लूट ड्रॉप्स अभी भी आराम से चुने जा सकते हैं। उनमें से एक स्पेशल आइटम है जिसका नाम है मास्करेड मास्क।
इस आइटम का इस्तेमाल करके आप अपनी आईडी बदल सकते हैं और सभी एट्रीब्यूट्स छिपा सकते हैं। कूल डाउन 30 दिन। अगर आप ये हासिल कर सके तो बाद में स्टार्टर विलेज छोड़ना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। आप दूसरे ड्रॉप्स चेक करते हैं। गिल्ड चार्टर, एक 18 लेवल का डंजन असल में इसे ड्रॉप करने देता है, लेकिन अगर आपको ये मिल भी जाए तो आप इसे फिर से बेच देंगे। मॉन्स्टर कैटलॉग चेक करने पर कुछ नए ऐड किए गए थे। आप नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं। एक छोटी सी लाइन आपका ध्यान खींचती है। कृपया डंजन की कठिनाई को नियंत्रित करें। रेल्म में हर 10 क्यूमुलेटिव प्लेयर डेथ्स पर आपके लाइफ स्पैन पॉइंट्स 1 से बढ़ जाएंगे। इस डंजन में प्लेयर डेथ्स पर कोई एक्सपीरियंस पेनल्टी नहीं है। इक्विपमेंट और इन्वेंट्री आइटम्स के डेथ ड्रॉप्स बिल्डर के होते हैं। 10 प्लेयर्स के लिए 1 एट्रीब्यूट पॉइंट। मैं ये आश्चर्यजनक इनाम पा सकता हूँ, लेकिन रुको, कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह के इनामों के साथ वो एनपीसीज इसके लिए लड़ क्यों नहीं रहे थे? उसके बजाय वो इसे ऐसे बच रहे थे जैसे ये कोई बीमारी हो। आपको एहसास होता है कि यहाँ शायद कोई बड़ा कैच है। आप और नीचे देखते हैं। डंजन कंस्ट्रक्शन काउंटडाउन 23 घंटे 27 मिनट 31 सेकेंड। अगर आप निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा करने और रिव्यू पास करने में विफल रहते हैं तो हर सेकंड 1 लाइफ स्पैन पॉइंट काटा जाएगा। आप तुरंत स्टैचू बन जाते हैं। हर सेकंड 1 पॉइंट। आप आखिरकार समझ जाते हैं कि वो एनपीसीज ये भयानक काम क्यों नहीं करना चाहते थे। लाइफ स्पैन पॉइंट्स आपके लिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स है, लेकिन उन एनपीसीज के लिए ये असल में उनका जीवन हो सकता है। एंडलेस कॉरिडोर के अनुभव के आधार पर लेवल 10 के डंजन में आपको लगभग 8 या 9 घंटे लगे थे, लेकिन उस डंजन का स्केल संख्यात्मक रूप से बोलने पर वॉइड रियल्म का सिर्फ लगभग 1/40 या 1/50 है। इस हिसाब से समय निश्चित रूप से काफी नहीं है, इसलिए ये डंजन इस समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये पूरा नहीं होता है तो सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। फिर मेरा क्या होगा? अगले दिन ऑफिशियल गेम फोरम में धूम मच जाती है। कई स्टार्टर विलेज एनपीसीज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। इस वक्त विलेज चीफ के घर पर एनपीसीज का एक समूह गंभीर दिखता है। वॉइड रेल्म के निर्माण का समय 24 घंटे बीत चुका है, लेकिन सिस्टम की कोई घोषणा भी नहीं हुई है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? लेकिन इस वक्त अचानक एक सिस्टम अनाउंसमेंट सुनाई देती है। एमरल्ड वैली स्टार्टर विलेज डंजन वॉइड रेल्म अब खुल गया है। साथ ही सभी प्लेयर्स के क्वेस्ट लॉग्स अपने आप एक क्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। कृपया वॉइड रियल्म जाकर बॉस वॉइड लॉर्ड को हराएं। इस वक्त आप जरूर जिंदा हैं, बस हालात ठीक नहीं हैं। हालांकि आपका लेवल 14 है, आपके सभी एट्रीब्यूट्स 1 हो गए हैं, यहां तक कि आपके अवेलेबल पॉइंट्स भी -274 हो गए हैं। आप गुस्से में हैं और गालियां दे रहे हैं, लेकिन शिकायतों के अलावा ये पॉइंट्स अभी आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। वॉइड रियल में हर 10 प्लेयर डेथ्स पर आपको 1 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। 2 से 300 एट्रीब्यूट पॉइंट्स का मतलब है लगभग 3000 जाने। अगर एंडलेस कॉरिडोर एक परत उतारता है तो ये वॉइड रेल्म डंजन आपकी हड्डियां निकाल देता है। असल में आपने निर्धारित समय के भीतर डंजन बना लिया था, लेकिन भले ही एट्रीब्यूट पॉइंट्स नेगेटिव में कट जाएं, आप फिर भी तुरंत बाहर नहीं निकल सकते। आखिर में ही आपको पता चलता है कि डंजन में एक की आइटम पोर्टल क्रिस्टल रखने की ज़रूरत है। जब ये आइटम डंजन से बाहर लाया जाता है और विलेज टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट करता है, तभी सभी प्लेयर्स स्टेलर प्लेन्स तक जा सकते हैं। जल्द ही एक बड़ा प्लेयर्स का समूह वॉइड रेल्म डंजन के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। डस्क ब्लेड डंजन के प्रवेश द्वार पर आयरन माउंटेन से बात करता है। डंजन की सीमा 30 प्लेयर्स की है। हम कुल 21 टीमें बनाते हैं। तुम्हारा क्या? तुमसे लगभग 1 टीम ज्यादा। तो चलो इसे ईमानदारी से सुलझाते हैं। आयरन माउंटेन सिर हिलाता है, फिर अपने ग्रुप को पहले डंजन में ले जाता है। जैसे ही डंजन खुला, उन दोनों ने लूट लिस्ट देखी। गिल्ड चार्टर पर ध्यान देते ही उनकी सांसें तेज हो गईं। अभी वो बस शांत होने का दिखावा कर रहे हैं। डंजन में घुसने के बाद डस्क ब्लेड अपने बैकपैक से एक हथियार निकालता है, जो कोई और नहीं बल्कि आयरन माउंटेन द्वारा गिराया गया रेडिएंट लॉन्ग सोर्ड है। इस हथियार से डैमेज आउटपुट बिल्कुल जबरदस्त है, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ ही सेकंड्स में जम जाती है। ये स्टाइल, ये मैप, क्या ये डंजन उसी इंसान ने बनाया है जिसने एंडलेस कॉरिडोर बनाया था? डंजन में घुसने पर सबके सामने सबसे पहले एक जाना पहचाना कॉरिडोर आता है। एंडलेस कॉरिडोर के लाल, पारदन और त्योहारी अक्षरों के विपरीत ये जगह बिल्कुल खाली है। ऐसा नहीं है कि आपने हॉरर एलिमेंट्स ऐड नहीं करना चाहे, बस समय ही काफी नहीं था। सब लोग रुको,
मैं स्टाइल से परिचित हूं। आगे बढ़ते हुए बेहद सावधान रहना। डस्क ब्लेड का चेहरा गंभीर हो जाता है। पहले से ही धुंधला कॉरिडोर रेडिएंट लॉन्गस्वॉर्ड की रोशनी में हर डिटेल सबको साफ दिखाता है, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, आसपास से बिखरी हुई आवाजें अचानक आने लगती हैं। मॉन्स्टर्स, या हमने कोई ट्रैप ट्रिगर किया है। पहले से ही तनाव में ग्रुप तुरंत इलाके को स्कैन करता है। अगले ही सेकंड एक घना घोर गरजना। सबको अचानक लगता है कि उनके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई है। डस्क ब्लेड तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जल्दी से रेडिएंट लॉन्गसवॉर्ड को हवा में ही अपने बैकपैक में रख लेता है। अगले ही सेकंड दृश्य बदलता है। सभी 30 प्लेयर्स साफ सुथरे एमरल्ड वाली स्टार्टर विलेज के रिस्पॉन पॉइंट के बाहर दिखाई देते हैं। क्योंकि अंदर बस बहुत सारे लोग हैं, खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं बची है। यहां तक कि रेडिएंट लॉन्गसवॉर्ड जिसे डस्क ब्लेड ने अपने बैकपैक में रखा था, वो भी बाहर गिर जाता है। आखिर में कोई विश्लेषण करता है कि पूरा कॉरिडोर ही गिर गया होगा। इस हिस्से को पार करने के लिए प्लेयर्स को बेहद कम समय में गुजरना होगा। 10 मिनट बाद सिंसियर हार्ट एक गंभीर चेहरे के साथ रिस्पॉन पॉइंट पर लौटता है। दूसरी कोशिश में सब आदेशों का पालन करते हैं और आगे भागते हैं। उसकी मूवमेंट स्पीड सबसे तेज है, सबसे आगे दौड़ते हुए। फिर वही जाना पहचाना ट्रैप आता है और वो फिर से गिर जाता है। आप सच में इसे रोक नहीं पाए। आपने इसे रखने का प्लान नहीं किया था, लेकिन पोर्टल क्रिस्टल रखने के बाद आपने कुछ पॉइंट्स बचे हुए देखे और कुछ भी बर्बाद ना करने के सिद्धांत का पालन करते हुए गलती से एक ऐड कर दिया। सिंसियर हार्ट के गिरने के बाद उसके पीछे के लोग सब इससे बच जाते हैं। सिर्फ एक टीम वाइप के साथ वो पहला हिस्सा पार कर लेते हैं। डस्क ब्लेड काफ़ी संतुष्ट है। आगे खड़ा आयरनवेयर उतना खुश नहीं लग रहा। मुझे डर है कि कॉरिडोर तो एक सही हिस्सा भी नहीं था, वो नीचे इशारा करते हुए कहता है। ये सुनकर डस्क ब्लेड 2 कदम आगे बढ़ता है और नीचे जाती हुई एक सीधी देखता है। नीचे एक विशाल षटकोण प्लेटफॉर्म है, जिसके हर कोने से एक लंबा कॉरिडोर निकला हुआ है और 6 कॉरिडोर्स में से हर एक के आखिर में एक बड़ा कमरा है। नीचे के 6 कमरों को देखते हुए अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ 6 बॉसेस होने चाहिए। एक ही नज़र में सभी बॉस लोकेशंस देख पाने से डस्क ब्लेड पहले से ही भाग्यशाली महसूस कर रहा है। उम्मीद है ऐसा ही हो। आयरन बेयर एक गंभीर चेहरे के साथ नीचे उतरता है। ओ वाओ, पहले ही 400 से ज़्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल गए। इक्विपमेंट बनाते हुए डंजन इंटरफेस खोलकर एक नज़र डालता है। आप देखते हैं कि वॉइड रेल्म में सिर्फ आधे घंटे के भीतर 4000 से ज़्यादा प्लेयर्स मर चुके हैं और इंटरफेस पर इक्विपमेंट, पोशंस और मटेरियल्स का एक अंतहीन सिलसिला दिखाई दे रहा है, सारे गिरे हुए आइटम्स को स्टोरेज में फेंक कर। रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। संतुष्ट होकर आप अपना कैरेक्टर पैनल खोलकर पॉइंट्स बांटना शुरू करते हैं। पॉइंट्स बांटने के बाद हालांकि ये अभी भी वापस वहां नहीं पहुंचा है जहां ये था, ये तो बस शुरुआत है। आखिरकार समय चेक करके आप आराम करने के लिए लॉग ऑफ करते हैं। इस बीच डंजन के अंदर डस्क ब्लेड और उसकी टीम अभी भी पूरी रात डंजन में मेहनत कर रहे हैं। कुछ घंटे पहले सिंसियर हार्ट की टीम में वापस आने के बाद सभी 30 सीढ़ियां उतर गए। यहाँ 6 कमरे हैं, चलो बस एक से शुरुआत करते हैं। आयरन बेयर एक दिशा में आगे बढ़ता है। धीरे से बॉस रूम का दरवाज़ा खोलने पर उन्हें अरीना काफ़ी बड़ा मिलता है। अंदर का बॉस लेवल 18 का ट्विन वेनम टेल बीस्ट है। ट्विन वेनम टेल बीस्ट एक अकेले बॉस नहीं है, बल्कि 2 हैं, एक यिन और एक यांग, एक नर और एक मादा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक क्यों है, दूसरा कहाँ है? क्योंकि ट्विन वेनम टेल बीस्ट्स के साथ आपको दोनों को एक साथ मारना होता है और आपको उनकी हेल्थ को कंट्रोल करना होता है। जब उनकी हेल्थ 80% तक गिर जाती है, वो जहरीला डंक छोड़ते हैं। अगर मारे गए प्लेयर्स 20 सेकंड के भीतर टॉक्सिन डेटोनेशन स्टेटस नहीं हटाते तो वो फट जाएंगे। उसे हटाने का तरीका ये है कि यिन और यांग के 2 मार्क्ड प्लेयर्स को टकराना होगा। डस्क ब्लेड को एक बुरा एहसास होता है। आसपास खोजने के बाद कुछ नहीं मिलने पर वो सभी कमरों से दौड़कर गुजर जाते हैं। आधे घंटे बाद टीम को दोबारा संगठित करने के बाद संक्षेप में यहाँ ट्विन वेनम टेल बीस्ट के 3 जोड़े हैं। 3 नर और 3 मादा इन 6 कमरों में रखे गए हैं। बिना स्किल्स का इस्तेमाल किए ये बॉसेस ज़्यादा डैमेज नहीं देते। 30 प्लेयर्स को 6 टीम्स में बांटा गया है। हर टीम एक वेनम टेल बीस्ट को संभालती है। जैसे ही बॉस की हेल्थ 80% तक गिर जाती है, हम में से 6 लोगों को टॉक्सिन डेटोनेशन लगेगा। इन 6 लोगों को 20 सेकंड्स के भीतर केंद्रीय षटकोण हॉल तक दौड़ना है। अपने सही पार्टनर को ढूंढना है और टकराकर टॉक्सिन डेटोनेशन हटाना है।
लेकिन रास्ते में ट्रैप्स मूवमेंट स्पीड कम कर देंगे। इसके अलावा प्लेयर्स को ये पहचानने में मदद करने के लिए कि कौन से 2 वेनम टेल बीस्ट जोड़े में है, एक और चीज़ है। जब वेनम स्टिंग ट्रिगर होता है तो बॉस के सर के ऊपर एक सवाल आता है, जब आपके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बॉस सही है। 80.3%। इस बार ये सिंसियर हार्ट है, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं, ये समझकर कि बॉस उसे देख रहा है। सिंसियर। हार्ट का चेहरा गंभीर हो जाता है। अगले ही सेकंड सवाल आता है। द रॉयल जेड वाइन -2 हैमर स्ट्राइक्स डिवाइडेड बाय 4 देन -1 इक्वल्स व्हाट? द रॉयल जेड वाइन। सिंसियर हार्ट हंस पड़ता है। आयरन बेर तुरंत घबरा जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है, चलते हुए कैलकुलेट करते हुए। 180 माइनस एक हैमर स्ट्राइक 80 का है। हे भगवान, तीर के वार। रुको, मैं कैलकुलेशन में कहाँ था? बूम! एक जोरदार धमाका और सभी 30 प्लेयर्स तुरंत मर जाते हैं। टीम वाइप्स के बाद डस्क ब्लेड और देख नहीं सकता। ये मुझे क्यों नहीं चुनता? मेरी मूवमेंट स्पीड उसकी जितनी तेज ना हो, लेकिन मेरा दिमाग बेहतर काम करता है। वो इतना आसान सवाल गलत कैसे कर सकता है? तो वो फिर से कोशिश करते हैं। गिल्ड लीडर सवाल को ध्यान से देखा। आखिरकार मेरी बारी है। डस्क ब्लेड का चेहरा उम्मीद से भर जाता है। एक पुस्तक विक्रेता 15 पुस्तकें $8 प्रति पुस्तक पर बेचता है और फिर $6 प्रति पुस्तक पर 5 पुस्तकें वापस खरीदता है। इस लेनदेन से दुकान का शुद्ध लाभ क्या है? ये क्या है? अचानक ये विदेशी भाषा में क्यों है? पहले से ही रिस्पॉन हो रहे डस्क ब्लेड और उसकी टीम गुस्से से गालियां देते हैं। इस बीच आप इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड ऑफिशियल फोरम्स खोलते हैं और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। हर स्टार्टर विलेज की अलग अलग प्रगति है। कुछ स्टार्टर विलेजेस ने पहले ही 30 प्लेयर डंजन क्लियर कर लिया है और पोर्टल क्रिस्टल हासिल कर लिया है। कुछ घंटों में स्टेलर प्लेन्स तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी अपने बनाए हुए डंजन की क्लियर रेट चेक करने का प्लान बनाते हैं। गेम में लॉगिन करके आप तुरंत अपना कैरेक्टर पैनल खोलते हैं। 1791 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को देखते हुए आप स्टार्टर विलेज में इतने सारे लोगों से खास कर संतुष्ट नहीं है। अगर वो सब अंदर सीरियसली ग्राइंड करते तो इन कुछ घंटों में आपको कम से कम 3000 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलने चाहिए थे। आप लगातार कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करते रहते हैं। एलोकेशन के बाद आपके पास लगभग 20,000 हेल्थ है। आखिरकार आपको थोड़ी सुरक्षा का एहसास होता है, लेकिन आप नहीं जानते कि इस वक्त गेम पॉड के अंदर आपके शरीर में ज़मीन आसमान के बदलाव हो रहे हैं। आप समय चेक करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और बिजनेस के लिए तैयार होते हैं। मास्टर मार्क, आपने आखिर दुकान खोलने का फैसला कर ही लिया। मेरे मसीहा, मुझे चाहिए। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए बंद किया था। क्या सब मुझे इतना मिस करते हैं? आराम से दूसरे व्यक्ति के मांगे हुए इक्विपमेंट का ढेर देते हुए। पहले के मुकाबले आज के इक्विपमेंट बिकने की गति आम से कई गुना तेज है। एक वॉरियर को 7 या 8 स्टाफ्स पकड़े हुए खुशी से भागते हुए देखकर फिर सड़क के किनारे एक उम्मीद भरे भाव से बैठकर जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। 3000 इक्विपमेंट के पीसेस बेचने के बाद आप स्टोरेज को देखते हैं जो अभी भी इन्वेंट्री से भरा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सामने लाइन में खड़े वो प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। कुछ नहीं, बस आपके इक्विपमेंट के बिकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो इसे फिर से बेच सकें। ये लोग आज निराश होने वाले हैं। डंजन से रिकवर किए गए इक्विपमेंट की मात्रा पहले ही बेहिसाब है। साथ ही आप लेवलिंग के लिए एक बड़ा बैच बनाने में लगे हैं। 2 घंटे बाद स्मिथकी के बाहर सभी अपने इक्विपमेंट से संतुष्ट होकर चले जाते हैं। सड़क के किनारे स्कैल्पर्स की एक कतार छोड़कर जो एक दूसरे को खाली नजरों से घूर रहे हैं। आप अपने बैकपैक में अतिरिक्त 210 गोल्ड को देखते हैं। आज का एक्सचेंज रेट 1 से 2% है, जो कि 4 लाख से ज्यादा है। ऐसा लगता है कि इस पैसे से आर्थिक बर्बादी की बू आ रही है। पूरे दिन हथौड़ा चलाते और क्राफ्टिंग करते हुए दुकान बंद होने का समय जल्द ही आ जाता है। इस वक्त आपका लेवल 19 तक पहुंच गया है। अपना कैरेक्टर पैनल खोलते हुए खोलने से बंद होने तक के 9 घंटों में आपने कुल 234 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल किए, हेल्थ को एक बेहिसाब 30,000 तक ले जाकर। फिर भी आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। लगता है कि आपके पास कुछ अटैक पावर की कमी है, तो आप कुछ दूसरे एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। स्किल्स के मामले में ये अभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपके बेसिक अटैक्स अब प्लेयर स्किल्स के बराबर डैमेज देते हैं। जाहिर है उनके कूलडाउन्स होते हैं। आपके पास स्किल्स नहीं है। मैं कुछ स्किल्स कहाँ से सीख सकता हूँ? शायद मुझे आज रात वॉरियर ट्रेनर आयरन फिस्ट ग्रेट से बात करने के लिए चुपके से जाना चाहिए, लेकिन क्या वो मुझे सिखाएगा?
आप सोचते हैं ये देखकर कि मीटिंग का समय हो गया है। हालांकि विलेज चीफ ने पहले कहा था, तुम्हें और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अभी भी मीटिंग्स में आना होगा। लिटिल मार्क, तुम यहाँ हो। विलेज चीफ आपको अपनी नज़र में देखकर अजीब महसूस करता है। हालांकि ये व्यक्ति मार्क स्टोन जैसा दिखता है, ये लगभग निश्चित है कि ये व्यक्ति एक पुतला है। पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार अगर ज़रूरी जगह का निर्माता उसे समय पर पूरा करने में विफल रहता है तो उन्हें स्टार्टर विलेज के सामान्य कामकाज के लिए एक डंजन बॉस के रूप में अंदर रखा जाएगा। देवता उनकी जगह लेने के लिए एक पुतला भेजते हैं और ये व्यक्ति जो उनके सामने खड़ा है वो शायद देवता का पुतला है। जल्द ही सभी गांव वाले आ जाते हैं, लेकिन कोई भी आपको देखने की हिम्मत नहीं करता, यहाँ तक कि रोसा भी आप पर सिर्फ एक नज़र डालती है। हालांकि आपको कुछ अजीब लगता है, आप कुछ नहीं कहते। सबके चुप रहने से मीटिंग स्वाभाविक रूप से बहुत छोटी हो जाती है। जब पेमेंट सेक्शन की बात आती है तो आप बस खड़े होकर चले जाते हैं। आपके जाने के बाद सीन में धूम मच जाती है। देवता सच में सर्वशक्तिमान है। ये रिप्लेसमेंट बिल्कुल मार्कस्टोन जैसा दिखता है और इसके पास मार्कस्टोन की यादें भी हैं। वो स्वाभाविक रूप से इसका जिक्र कर रहे हैं। विलेज चीफ का वादा कि आपको 1 साल तक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। स्मिथ ही लौटकर, आप स्टोरेज को थोड़ा साफ करते हैं, फिर से रेडिएंट लॉन्ग सॉर्ड निकालकर। एस्थेटिक्स मास्टरी पहले ही लेवल 4 पर है। एक खूबसूरत इक्विपमेंट बनाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य भी डॉन लाइट के लिए साफ है। इस आइटम के एट्रीब्यूट्स बहुत खराब नहीं हो सकते। कम से कम ये लेवल 20 के भीतर उपयोगी होना चाहिए। मैं इस इक्विपमेंट को अपने करियर का मास्टरपीस बनाऊंगा। कीमत के मामले में हालांकि ये आसमान छूने वाली होगी। शर्त यह है कि लोगों को ये महसूस हो कि ये इसके लायक है। वॉइड रियल्म के अंदर डस्कब्लेड और दूसरे जमीन पर बैठकर मार खा रहे हैं। पिछले एक दिन में कई टीम वाइप्स के बाद वो आखिरकार समझ गए कि दौड़ते हुए और स्किल से बचते हुए कैलकुलेट करना काम नहीं करता। 1 घंटे बाद आयरन बेयर के आदेश पर सब खड़े हो जाते हैं। इस बार हम इसे ज़रूर क्लियर करेंगे। इस वक्त आयरन माउंटेन की टीम ने पहले ही डस्कब्लेड को हरा दिया है। आखिरी 1% साफ करते हुए बॉस को आखिरकार गिरते देख अल्फा जोश से चिल्लाता है, पूरा एक दिन हर तरह के चमकदार सवाल रैंडमली आते हुए। इस बार ये अच्छी किस्मत के कारण भी है। जो सवाल आए थे वो सब उन्होंने पहले देखे हुए थे। चेस्ट खोलो। आयरन माउंटेन तेजी से चेस्ट की तरफ दौड़ता है। हे भगवान! अंदर के इक्विपमेंट को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पूरे 7 इक्विपमेंट के पीसेस, 1 मटेरियल और 1 आइटम। हालांकि ये डंजन क्लियर करने में तकलीफ देता है। इनाम सच में अच्छे हैं। ये एक सेट पीस है, इंटीमेट बॉन्ड टॉप एम्ब्रेसर्स। अल्फा इक्विपमेंट के नाम के प्रीफिक्स को देखता है। इंटीमेट बॉन्ड टॉप एम्ब्रेसर्स, लेकिन सेट इफेक्ट देखकर उसका चेहरा अजीब हो जाता है। इंटीमेट म्यूजिक बॉन्ड सेट। जब प्लेयर्स शारीरिक रूप से आंतरंग संपर्क बनाए रखते हैं तो सभी एट्रीब्यूट्स 50% बढ़ जाते हैं। ये प्रभाव बॉस लेवल से 5 लेवल ऊपर तक बना रहता है। ट्विन वेनम टेल बीस्ट लेवल 18 का है, जिसका मतलब है कि ये सेट इफेक्ट लेवल 24 तक काम करता है। सभी एट्रीब्यूट्स में 50% की वृद्धि बेहद शक्तिशाली है, लेकिन ट्रिगर शर्त और भी बेकार लगती है। गिल्ड लीडर मैंने चेक किया। हालांकि 7 इक्विपमेंट के पीसेस हैं, अभी सिर्फ 2 ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या मैं बाहर जाकर दूसरे भाइयों के क्लियर करने के बाद उनसे पूछकर आपके लिए एक सेट इकट्ठा करूं? ठीक है, 2 सेट्स इकट्ठा करना याद रखना, एक तुम्हारे पहनने के लिए। आयरन माउंटेन कुछ हद तक बेबस महसूस करता है। उनकी टीम सभी रफ लड़के हैं, बस लंबों में से छोटा चुन सकते हैं। मैं पहनूंगा। इंटीमेट बॉन्ड सेट महिलाओं के कपड़े हैं, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य मुद्दा यह है कि शारीरिक रूप से आंतरिक संपर्क बनाए रखना का क्या मतलब है। लेकिन ये सब बात की बात है। चेस्ट से सब कुछ लेकर, जिसमें 7 इक्विपमेंट के पीसेस भी हैं, एक वेनम टेल बीस्ट पॉइजन स्टिंगर, मास्करेड मास्क। ये असल में एक अच्छी चीज़ है, लोगों पर हमला करने के लिए अच्छा है। आयरन माउंटेन आइटम डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालता है और आराम से सब कुछ अपने बैकपैक में रख लेता है। मैं पहले बाहर जाऊंगा और ये आइटम्स लोन वॉन्डरर को दूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो हम दूसरे बॉस के पास जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आयरन माउंटेन अपनी बात पूरी कर पाता, पूरा डंजन अचानक हिलने लगता है। आयरन माउंटेन ऊपर देखता है। ये बातें हुए कि किसी तरह 6 बॉस रूम्स हवाई में ऊपर उठ गए हैं। फिर 6 और कमरे नीचे से निकलते हैं। एक धीमी थट के साथ नए 6 कमरे 6 कॉरिडोर से जुड़ जाते हैं। और भी पहले बॉस को हराने की थोड़ी सी खुशी लगभग तुरंत गायब हो जाती है। हर तरह के बेकार सवाल आयरन माउंटेन के दिमाग में भर जाते हैं।
तुरंत उभरते हुए। बॉस, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अल्फा बहुत शांत रहता है, डोर में धीरे धीरे खुल रहे 6 दरवाजों की तरफ मुड़कर। अंदर से आने वाली गुंज उसे एक बुरा एहसास देती है। इस वक्त आप अभी अभी गेम पॉड में जगे हैं। मेज से अपना फ़ोन उठाकर आप बाथरूम जाते हैं। अपना बैंक अकाउंट चेक करते हुए बैलेंस लगभग 2.7 मिलियन तक पहुंच गया है। अभी काफ़ी पैसे हाथ में हैं, शायद आप एक घर खरीद सकते हैं। लेकिन घर खरीदने के बारे में सोचने से पहले आप आईने में खुद को खाली नज़रों से घूरते हैं। आपका पहले से पतला शरीर असल में एक रात में एक साइज बड़ा हो गया है। इस वक्त अपने शरीर को एक दानव जैसा देखकर आप हैरान हैं। आपने नहीं सोचा था कि गेम के एट्रीब्यूट्स असल में वास्तविकता को प्रभावित करेंगे। लेकिन पहले क्यों नहीं बदला? क्या ऐसा हो सकता है कि कुल पॉइंट्स को एक निश्चित सीमा तक पहुंचना जरूरी है? जो भी हो, मैं वापस जाकर टेस्ट करूंगा तो पता चल जाएगा। आप जल्दी से गेम में लॉगिन करते हैं। वॉइड रेल में मौतों की गिनती को देखते हुए अभी भी पागलपन से बढ़ रही है। गिरे हुए आइटम्स में से पहले ही ट्विन वेनम टेल बीस्ट के कई इक्विपमेंट के पीसेस हैं, लेकिन अभी आपका इन सब पर ध्यान देने का मन नहीं है। अपना कैरेक्टर पैनल खोलते हुए सिर्फ कुछ घंटों में हजारों प्लेयर्स ने आपको और 2154 एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्रदान किए। आप 1000 स्ट्रेंथ पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं और फिर से लॉग ऑफ करते हैं। आंखें खोलने पर आपको एहसास होता है कि आपके शरीर में फिर से बड़े बदलाव हुए हैं। धीरे धीरे गेम पॉट से बाहर निकलते हुए आप डर रहे हैं कि ज्यादा हिलने से कहीं पॉट टूट न जाए। धीरे से मेज पर रखा पानी का गिलास उठाकर फिर जोर लगाते हैं। बैंग! गिलास तुरंत टूट जाता है। मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि जब कोई निश्चित एट्रीब्यूट 1000 पॉइंट्स तक पहुंच जाता है तो वास्तविकता में शरीर को एक बड़ी वृद्धि मिलती है। लेकिन मेरी पहले ही 4000 पर है, फिर भी ये सिर्फ एक बार बदला है। क्या अभी भी और ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत है? और अगर गेम का ये प्रभाव है तो मैं अपने माता पिता के लिए 2 गेम पॉड्स तैयार कर सकता हूँ। इसे स्वास्थ्य रक्षा समझो। गेम में फिर से प्रवेश करके डंजन से गिरे हुए आइटम्स को लेकर और उन्हें व्यवस्थित करके मैस्करेड मास्क देखकर आप चौंक जाते हैं। हालांकि आपने ये आइटम पहले बॉस पर सेट किया था, ड्रॉप रेट ज़्यादा नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी गिर जाएगा। डंजन के दूसरे हिस्से में आप बड़ी संख्या में क्रिम्सन स्विफ्टविंग सेट करते हैं। डंजन बनाते समय की कमी के कारण आप सिर्फ क्वांटिटी ओवर क्वालिटी अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते थे। हमलों की पहली लहर में आयरन माउंटेन और उसका ग्रुप तुरंत मर गया। दूसरे लोग किस्मत से कुछ बच गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा समय तक टिके रहे वो भी चौथी लहर से नहीं बच पाए। तो ये मैस्करेड मास्क भी गिर गया। डस्क ब्लेड के ग्रुप को भी यही समस्या हुई, जब सिंसियर हार्ट और दूसरे लोग चिंता से तेवर चढ़ाए हुए थे। डस्क ब्लेड पहले बाहर गया था और एक खुश चेहरे के साथ वापस आया था, ये कहते हुए कि वो बाहरी मदद लेने गया था। सबने बाहरी मदद की स्थिति के बारे में पूछा। क्या आपको याद है कि हमारे इलाके में सबसे पहले लेवल 18 तक कौन पहुंचा था? कोई क्लियर स्काई नाम का था। वही है, वो बस तेजी से लेवल करता है। हमारी टीम में लेवल 19 के प्लेयर्स भी हैं। एक लेवल ज़्यादा होने से इतना फ़र्क पड़ता है क्या? वो सिर्फ हाई लेवल से ज़्यादा है, वो भी यहाँ है। एक ठंडे चेहरे वाला आदमी सबके सामने चलता है, हाथ में एक भाला पकड़े हुए। मैं परिचय कराऊं, ये क्लियर स्काई है, हिडन क्लास स्पीयर मास्टर। हिडन क्लास टीम में सभी क्लियर स्काई को खाली नज़रों से घूरते हैं। स्टार्टर विलेज में ये है। क्लियर स्काई सबको हल्का सा सिर झुकाकर देखता है, आगे बढ़कर आसपास के 6 दरवाजों का निरीक्षण करता है, फिर डस्क ब्लेड को देखने के लिए मुड़ता है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसे सुलझाया जा सकता है। मैं संक्षेप में मौजूदा स्थिति समझा सकता हूं। जरूरत नहीं, मैंने पहले क्रिम्सन स्विफ्ट विंग्स को मारा है। तो फिर तुम्हारा हथियार? डस्क ब्लेड सावधानी से भाले की तरफ इशारा करता है। ये हथियार एनपीसी दुकानों में नहीं लगता। ये डंजन तुम्हारे बैकपैक से भी आइटम्स गिराता है। तुम्हारा हथियार ठीक है? क्लियर स्काई को कोई परवाह नहीं है और वो हथियार की जानकारी डस्क प्लेट के साथ शेयर करता है। गले लैंस, अटैक 30, अटैक स्पीड 1, ड्यूरेबिलिटी अज्ञात, इवॉल्विंग वेपन। गिर नहीं सकता, टूट नहीं सकता। गिर नहीं सकता तो फिर कोई समस्या नहीं है। टूट नहीं सकता, इस बात से डस्क प्लेट को सिरदर्द हो जाता है। डंजन क्लियर करने में मदद करने के लिए क्लियर स्काई ने उसे एक शर्त रखी थी कि वो इस हथियार को एनहांस करने के लिए पैसे देगा। डस्क ब्लेड अपने वॉलेट के बारे में चिंता करने लगता है। आम हथियार एनहांसमेंट फेल होने पर टूट जाते हैं, लेकिन टूट नहीं सकता
क्या इसका मतलब है कि इसे लगातार एनहांस करना? ये सोचते हुए वो उम्मीद भी करता है कि आपका हथौड़ा और निश्चयपूर्वक हो और भाले को कुछ ही वारों में तोड़ दे। लेकिन उससे पहले जब सब यहाँ हैं तो चलो शुरुआत करते हैं। इलाके के केंद्र में चलते हुए क्लियर स्काई बोलता है, तुम और तुम्हारे दोस्त सब एक साथ खड़े हो जाओ। एक साथ खड़े हो? क्या हम 40 या 50 पतंगों से घिर नहीं जाएंगे? ग्रुप नहीं समझ पा रहा है कि क्लियर स्काई ने ऐसा इंतजाम क्यों किया। क्या वो सोचता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं और रास्ते में आ रहे हैं? लेकिन हिडन क्लास के सम्मान में वो आज्ञापूर्वक एक साथ खड़े हो जाते हैं। मुड़कर देखते हैं कि क्रिम्सन स्विफ्ट विंग्स पहले ही पास आ रहे हैं। हर व्यक्ति तुरंत सतर्क हो जाता है। तुम पांचों हिलना मत, क्लियर स्काई हल्की सी आवाज में कहता है। आगे का हाथ गाइड की तरह, पीछे का हाथ लॉक की तरह। बिजली की गति से एक कुचलता हुआ भाले का वार सीधे आगे वाले पतंगे से टकराता है। हे भगवान, क्या जानवर है! डस्क ब्लेड और दूसरों की आंखें तुरंत चौड़ी हो जाती हैं। क्रिम्सन स्विफ्ट विंग्स डरावनी गति से चलते हैं। पहले टीम के तीरंदाज उन्हें मार नहीं पा रहे थे, या फिर जो तीर वो चलाते थे वो भी पतंगों तक नहीं पहुंच पाते थे। ये बंदा आराम से वार करता है और एक पतंगे को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन 6 लोगों के एक साथ खड़े होने से पतंगे जो स्वॉर्म कर रहे हैं वो निश्चित रूप से 1 से ज्यादा हैं। अगले ही सेकंड 50 से ज्यादा पतंगे चार्ज करते हैं। क्लियर स्काई की निगाहें तेज हो जाती हैं, दोनों हाथों से भाले की शाफ्ट को पकड़कर। वो तेजी से नाचता है, भाला तेजी से घूमता है। गति एक बाढ़ बनाती है। घनी टक्कर की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ पतंगों का स्वॉर्म बाढ़ से टकराकर रुक जाता है। अनपावर डैमेज नंबर्स आते हैं। क्या गेम इस तरह से खेला जाता है? तुलना में डस्क ब्लेड को लगता है कि वो अपाहिज है हमलों की पहली लहर को पूरी तरह से रोकना। ये देखकर कि क्रिम्सन स्विफ्ट विंग्स पीछे हटने और दोबारा संगठित होने वाले हैं, क्लियर स्काई अपनी चाल बदलता है। एक भाला फेंकता है, सीधे 3 पतंगों को छेद देता है। ये वार साफ और निश्चयपूर्वक है। 3 पतंगे तुरंत मर जाते हैं। हमें ये मिल गया। ये व्यक्ति निश्चित रूप से कोई आम प्लेयर नहीं है। सिंसियर हार्ट उत्साहित होकर डस्क ब्लेड से धीरे से कहता है। इस प्रकार दूसरी लहर, तीसरी लहर। क्लियर स्काई की चाल बिल्कुल भी धीमी नहीं होती, बल्कि और भी माहिर हो जाती है। क्रिम्सन स्विफ्ट विंग्स को धीरे धीरे कम होते देखकर डस्क ब्लेड आखिरकार क्लियर करने की उम्मीद देखता है। लेकिन अच्छे दिन ज़्यादा नहीं टिकते। छठी लहर पर वो आखिरकार हार जाते हैं। वजह आसान है, दूसरे टीममेट्स टिक नहीं पाते। 50 से ज़्यादा पतंगों से लड़ना पहले ही क्लियर स्काई की सीमा है। जब टीममेट्स मर जाते हैं तो वो पतंगे जिनके पास कोई टारगेट नहीं होता दूसरे लोगों को ढूंढते हैं। जब संख्या 80 तक पहुंच जाती है तो क्लियर स्काई भी गिर जाता है। एक बार फिर रिस्पॉन पॉइंट पर भेजा गया। समय के हिसाब से एनपीसी दुकान के लिए खुल जाना चाहिए। चलो चलते हैं। डस्क ब्लेड स्मिथी की तरफ रास्ता दिखाता है। तेजी से क्लियर करने के लिए वो पहले क्लियर स्काई का हथियार एनहांस करने में मदद करने का फैसला करता है। तो ग्रुप स्मिथी के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। मास्टर मार्क, मेरा दोस्त एक हथियार एनहांस करना चाहता है। हथियार एनहांस करना है? आप स्मिथी से बाहर निकलते हैं। क्लियर स्काई को देखकर आप रुक जाते हैं। एक भाला, फिर आप हथियार लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। पैनल खोलकर एक नज़र डालते हैं, फिर ऊपर। डस्क ब्लेड को देखते हैं। तुम पैसे दे रहे हो? हाँ, मेरी मदद करो इस हथियार को +5 तक इन्हांस करने में। बोलने के बाद वो क्लियर स्काई पर एक नज़र डालता है। क्लियर स्काई को सिर हिलाते देख वो तुरंत राहत महसूस करता है। +5 कन्फर्म। आप इन्हांसमेंट की कीमत पर एक नज़र डालते हैं। कन्फर्म, तो फिर पैसे दो। 20 गोल्ड। 20 गोल्ड? +5 में सिर्फ 20 गोल्ड लगते हैं? डस्क ब्लेड हैरान रह जाता है। हिडन क्लासेस इतने सस्ते होते हैं? उसने सोचा था कि कम से कम 100 गोल्ड लगेंगे। पहला वार 20 गोल्ड का है। उम्मीद है तुम काफ़ी पैसे लाए होगे। ये आपकी पहली बार। हे, क्या आप एक भाला देख रहे हैं? और ये हथियार आपके पास से नहीं आया है और एनहांसमेंट की कीमत बेहद ज़्यादा है। हर वार 20 गोल्ड। डस्क ब्लेड का पूरा शरीर कांप जाता है। फिर कांपते हुए वो आपको पैसे दे देता है। पिछला एनहांसमेंट का अनुभव अभी भी उसके मन में ताज़ा है। अगर +1 में पहले ही 20 गोल्ड लगे तो क्या इसका मतलब ये नहीं है? क्लैंग, पहली कोशिश बिना किसी घटना के सफल हो जाती है। 40 गोल्ड। आप एक शांत भाव से अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन डस्क ब्लेड के लिए सामने वाला व्यक्ति एक आदमखोर राक्षस जैसा दिखता है। पैसे दो और वार करो। दूसरी सफलता 80 गोल्ड। जब तक चौथी बार नहीं आती 320 गोल्ड। कृपया थोड़ा इंतजार करें।
डस्क ब्लेड डॉन लाइट से पैसे मांगने के लिए मुड़ता है। हथौड़ा बहुत तेजी से गिरता है। उसने अभी तक पैसे भी तैयार नहीं किए हैं। पैसे देकर वार जारी रखते हुए क्लैंग। एनहांसमेंट विफल। 320 गोल्ड। आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। एनहांसमेंट विफल हुआ, लेकिन हथियार नहीं टूटा। लेकिन पैसे तो दोबारा देने ही पड़ेंगे। बस थोड़ा और इंतजार करो। डस्क ब्लेड अजीब तरह से मुड़ता है। सिंसियर हार्ट फैल्कन और दूसरों से पैसे जमा करने के लिए कहता है। जमा करने बाद वो सावधानी से आपको देते हैं, लगभग मिन्नत करते हुए। मास्टर मार्क, कृपया वार करते समय थोड़ा और सावधान रहें। इस हथौड़े की कीमत 3 लाख से ज्यादा है। क्या 3 लाख? मैं नहीं समझता तुम क्या कह रहे हो। आप बेपरवाह दिखते हैं, बिना देखे ही वार करते हुए। इस वक्त आपने इक्विपमेंट एनहांस करके 1 मिलियन से ज्यादा कमा लिए हैं। गेल लैंस का अटैक 75 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। एक अटैक पावर जिसे डस्क ब्लेड भी ईर्ष्या करता है। ठीक है, धन्यवाद मास्टर मार्क। इससे पहले कि डस्क ब्लेड पूरी कर पाता, वो मुड़कर देखता है कि आप क्लियर स्काई के बगल में खड़े हैं। सच में और एनहेंस नहीं करना। आप क्लियर स्काई के कान में धीरे से फुसफुसाते हैं, जैसे एक राक्षस फुसफुसा रहा हो। अगला वार 18 पॉइंट्स जोड़ता है। सफलता के बाद अटैक 93 हो जाएगा। ये हथियार जीवन भर चल सकता है। अगर तुम हथियार के और इवॉल्व होने का इंतजार करोगे एनहांस करने के लिए, तो ये कीमत नहीं होगी। डस्क ब्लेड का चेहरा उतर जाता है। अगला वार 6,40,000 का है। क्लियर स्काई को पहले ही डगमगाता देख डस्क ब्लेड जल्दी से उसे पकड़कर भाग जाता है। आह, क्या अफसोस है, बस इतने पास से। आप सिर हिलाते हैं और स्मिथी लौट जाते हैं। कई घंटों के गहन विचार के बाद आपको लगता है कि आपको अभी भी सिल्वर मेपल सिटी के उपनगरों में एक विला खरीदने के लिए पैसे बचाने की ज़रूरत है। शांत, अगर कुछ हो जाए तो दूसरों को प्रभावित नहीं करेगा। लॉग ऑन करने से पहले आपने चेक किया, कुछ उपनगरीय विला सस्ते हैं। बस इतना है कि नवीनीकरण प्लस विला की निरंतर देखभाल में काफ़ी खर्च आएगा। मुझे अभी भी ये ड्रेस पूरी करनी है। आप एक काले लोहे के टुकड़े को उठाने के लिए झुकते हैं, जो एक नाखून के आकार का है। हर काला लोहे का टुकड़ा एक अलग हथियार है, और पिछले कुछ समय में आपने पहले ही 7,000 से ज़्यादा ऐसे हथियार बनाए हैं। एस्थेटिक्स मास्टरी के माध्यम से प्रोसेस करने के बाद पहले से ही काले लोहे के टुकड़ों ने रंग बदल लिया। 10,000 टुकड़े इकट्ठा करने के बाद आप उन्हें एक एक करके जोड़ेंगे। ये इक्विपमेंट पहले ही आपके मन में एक प्रोटोटाइप है। अगर सब ठीक रहा तो तैयार उत्पाद एक शानदार ड्रेस होगी जो हल्की चमक बिखेरती होगी। कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स को फिर से देखते हुए पिछली एलोकेशन से 10 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। 6,771 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। एट्रीब्यूट पॉइंट्स सिर्फ धीरे धीरे ही जोड़े जा सकते हैं। आप पहले स्पिरिट को 1 तक पहुंचाने का फैसला करते हैं, जिससे स्पिरिट एनर्जी 10,000 से ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्रेंथ और एजिलिटी दोनों अभी 1,000 पॉइंट्स पर हैं। उन पर अभी रोक लगाई जा सकती है, और 1,000 एजिलिटी पहले ही आपके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित कर रही है। आज कई बार आप लगभग स्मिथी से बाहर निकल जाते थे बिना ध्यान दिए। कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में पहले इसे 9,999 तक पहुंचाओ। 10,000 पॉइंट्स थोड़ा खतरनाक लगता है। एक विचार के साथ पैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स पागलपन से बढ़ने लगते हैं। 1 मिनट बाद सिर्फ 300 पॉइंट्स जोड़े गए। थोड़ा बोरिंग है। आप जम्हाई लगे हैं और खिड़की के बाहर देखने के लिए मुड़ते हैं। दिन में जब आप खुले होते हैं तो वो स्कैल्पर्स बेजान दिखते हैं। अब जब आप बंद हैं तो स्कैल्पर्स का बिजनेस बढ़ जाता है। बाहर प्लेयर्स को घमासान मोलभाव करते देखकर आप बड़े चाव से देखते हैं। आपका हाथ लगातार कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स पर क्लिक करता रहता है, लेकिन अगले ही सेकंड आपकी आंखों के सामने अचानक एक लाल चमक आती है। आपकी मुस्कान तुरंत जम जाती है। चेतावनी, आपके एट्रीब्यूट्स इस क्षेत्र की सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गए हैं। कृपया अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स चेक करें और सिस्टम द्वारा भेजे गए मेल को पढ़ें। चेतावनी, कॉन्स्टिट्यूशन एट्रीब्यूट वैल्यू इस क्षेत्र की सहनशक्ति की सीमा को पार कर गई है। कृपया अपने इस खतरनाक व्यवहार को बंद करें। चेतावनी, एमरल्ड वाली स्टार्टर विलेज स्पेस टूट रहा है। काउंटडाउन 59 मिनट 59 सेकेंड्स। क्या हो रहा है? आप पहली चेतावनी पर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब आप वापस देखते हैं तो आप बस कॉन्स्टिट्यूशन को 9,999 10,000 में बदलते हुए पकड़ते हैं। अब जल्दी से एलोकेशन रोक देते हैं, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे 10,000 से 10,001 में बदलते देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है।
आपका पूरा शरीर तुरंत पत्थर जैसा हो जाता है। मैं गया, मैं मर गया। आप जल्दी से सिस्टम मेल खोलते हैं। अगले ही सेकंड आपका चेहरा बदल जाता है। प्रिय प्लेयर मार्क स्टोन, हमने देखा कि आपकी वैल्यूज़ एमरल्ड वैली क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने वाली हैं। इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए कृपया आगे एलोकेट करने से पहले इस आइटम को ज़रूर पूरा करें। मेल से एक काला क्यूब निकालकर हाथ में पकड़े हुए। कर्स्ड ब्लेड मोल्ड, पूर्णता 0/100। तुम मुझे बस ये चीज़ देते हो, कम से कम निर्देश तो दो। शब्द खत्म होने से पहले ही जमीन पर हजारों ड्यू ड्रॉप स्टील शार्ड्स एक साथ हिलने लगते हैं। आपकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आप तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। मोल्ड को हटाना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ड्यू ड्रॉप्स में जैसे चेतना आ गई हो। वो कर्स्ड ब्लेड मोल्ड की तरफ उड़ते हैं, जब तक कि आखिरी ड्यू ड्रॉप मोल्ड में गायब नहीं हो जाती। पूर्णता सिर्फ 82,220 तक पहुंचती है। पागलपन से कांपता हुआ मोल्ड आखिरकार शांत हो जाता है। मैं सह नहीं सकता, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ये सारे मटेरियल्स पैसे हैं। आप मोल्ड को जमीन पर रखते हैं, एक चोटीले भाव के साथ कोने में बैठकर अपनी छाती को पकड़े हुए। सबसे गुस्से वाली बात यह है कि इस चीज ने 8,000 से ज्यादा ड्यू ड्रॉप शार्ड्स निगल लिए और प्रोग्रेस बार अभी भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मेज पर रखे हुए एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुए? होश आने पर जब आप मेज पर रखे सायन कपड़े के टुकड़ों को देखते हैं, वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आपने पहले 1700 से ज्यादा ड्यू ड्रॉप शार्ड्स का इस्तेमाल करके बनाया था। स्टोरेज से एक लंबी तलवार लेकर बिल्कुल मोल्ड उसे बिना कुछ कहे एब्जॉर्ब कर लेता है। पूर्णता और 10 पॉइंट्स बढ़ जाती है जब ये पहले ही इस स्थिति तक आ गया है। चेतावनी काउंटडाउन को देखते हुए 58 मिनट बचे हैं। आप अपना हाथ उठाकर खुद को देखते हैं, ये पाते हुए कि आपके हाथ के आसपास के स्पेस में हल्की दरारें दिखाई दे रही हैं। क्या स्टार्टर विलेज